Ignited Minds Tutorials recently released an informative video focused on revising writing skills in English for students in Class 8, 9, and 10. The tutorial caters to various boards, including CBSE, and aims to enhance students' knowledge in this crucial area. The comprehensive video delves into essential aspects of writing, equipping students with valuable tips and techniques to excel in their English writing. It covers a wide range of topics, such as grammar, vocabulary, punctuation, sentence structure, and essay writing. Through this knowledge explanation article, Ignited Minds Tutorials ensures that learners grasp the fundamentals of effective writing. By promoting proper usage of language, this video aims to enhance students' overall communication skills and boost their confidence in expressing their thoughts and ideas in writing across all subjects. With its easy-to-understand explanations and practical examples, the tutorial provides a convenient platform for students to brush up on their writing skills. By following the guidelines and practicing the insights provided, students can elevate their writing style, resulting in improved academic performance and better prospects for their future endeavors. Ignited Minds Tutorials' dedication to enhancing students' English writing skills is evident in their video, making it a valuable resource for those seeking to excel in their studies. Whether preparing for exams or wanting to polish their language skills, this tutorial is an excellent aid in achieving proficiency in English writing. अपने से दूसरों में इंटरेस्ट ज़्यादा है इनके। ओके पीपल, वी आर रेफरिंग टू राइटिंग स्किल्स। तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब, ये राइटिंग स्किल्स में आपका जैसे ये आपको मैं 9th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली राइटिंग स्किल्स का जो स्टैंडर्ड है और राइटिंग स्किल का जो फॉर्मेट है या राइटिंग स्किल के जो टॉपिक्स हैं वो 10th में सेम रहने वाले हैं। ठीक है, मेरा ये तजुर्बा है कि भाई अगर आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत मतलब देखिए, हमारे टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज अलग होता था, लिटरेचर अलग होता था। तो लिटरेचर का अलग से क्वेश्चन पेपर बनता था और लैंग्वेज का अलग। लेकिन आज की तारीख में एक सहूलियत आपको ये है कि दोनों कंबाइन करके मिल रहा है एज अ सब्जेक्ट, जिसके चलते आपको लिटरेचर में आप मार्क्स अगर स्कोर ना भी कर पाएँ तो कम से कम लैंग्वेज अगर आपका सही है तो आप उसमें स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, आपका जो अनसीन पैसेजेस होता है इसमें आपको कम से कम टाइम में करना है। तो प्लीज़ फर्स्ट स्ट्रैटेजाइज योर पेपर। आपका भाई साहब पेपर का जो स्ट्रैटेजी होगा वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आपको जो अनसीन पैसेज है, हम जनरली कैसे करते हैं अनसीन पैसेज को, अच्छा ये पैसेज आधे से ज़्यादा पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, अरे ये आंसर, अच्छा ये वाला आंसर है, फिर ये वाला आंसर है। ये बैक एंड फोर्थ करना बंद कीजिए। ठीक है, इससे आपका टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। आपको लग रहा है भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं पैराग्राफ, या पैराग्राफ से चुन चुन के आंसर निकालते हैं, वो आप गलत स्ट्रैटेजी में हैं। फर्स्ट रीड द पैराग्राफ थॉरली। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट पर पैराग्राफ में लगेगा। एकदम मन से लगाकर उसको पढ़ो भाई साहब। ठीक है, आप देखोगे पहले ही अटेम्प्ट में ऑब्वियसली 90 to 95% के क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। ना कि आप वो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पे जाओ, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पे जाओ। यू आर अननेसेसरीली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम से कम टाइम देना है। ग्रामर पोर्शन में भी आपको कम से कम टाइम देना है। ठीक है, सही से करना है लेकिन कम से कम टाइम देना है। ठीक है, पैसेज आपका भाई साहब अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं या फॉर्मेट्स हैं वो बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी आपका ये बनता है कि आप पहले ही झटके में उसको सही से पढ़े। आपका पेपर का स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए, जितना भी आपका आवर्स हो 50% टाइम आप भाई साहब देंगे लिटरेचर पोर्शन को, और आपका जो ग्रामर पोर्शन है उसको, पैसेज राइटिंग इसमें आ जाता है, और 50% टाइम आप राइटिंग स्किल्स में देंगे। अभी आप देख लीजिए भाई साहब, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा इसमें देना है, 1 घंटा इसमें देना है। ठीक है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में आपका मैक्सिमम मार्क्स है, उतना आपका लिटरेचर पोर्शन में भी मार्क्स नहीं है जितना आपका राइटिंग स्किल्स में है। इसीलिए राइटिंग स्किल्स में आप गूफ अप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गूफ अप ऑन राइटिंग स्किल्स। ठीक है, राइटिंग स्किल्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई का कल्चर रखें। ठीक है, वो जो नहीं है लेट्स एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ते हैं, बट आई डोंट थिंक वेरी थॉरली यू कैन इवन राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी कॉन्सेप्ट और टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स। और ये इसलिए है क्योंकि शायद हम चीज़ों को ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं या डेविएटेड हैं, वट एवर मे बी द रीज़न।
बट आई हैव सीन दैट पीपल आर रियली वीक, क्योंकि आपका आउटसाइड स्टडी ऑलमोस्ट जीरो है। यही जो आपके कोर्स की किताबें हैं यही खत्म नहीं होती हैं, तो आउटसाइड स्टडी हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग देयर, ठीक है। सो आपका ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइटिंग स्किल में कम से कम भाई साहब 50% ऑफ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपका राइटिंग स्किल में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लगेगी भाई साहब क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब को क्रिएटिव होना पड़ेगा। दूसरा आपका लगेगा भाई साहब कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, देन आइडियाज का सीक्वेंसिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक चीज आप बोल रहे हैं, आप समझ लो कोई घटना का विवरण दे रहे हैं कि आप भाई साहब स्कूल पहुंचे, स्कूल पे जाकर आपने भाई साहब ये देखा, फिर आप वापस आए, खाना खाया, तो इस पूरे सीक्वेंस को आपको ठीक से सजाना पड़ेगा। वॉट एवर यू आर बेसिकली राइटिंग, इट हैज टू बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पहले वो कर लिया फिर ये कर लिया, ऐसे नहीं, चितर बितर करके खिचड़ी नहीं बना सकते आप, ठीक है। सो इसीलिए आपको राइटिंग स्किल्स में, और राइटिंग स्किल्स में चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको भाई साहब, मैंने कितने ही लोगों को देखा है कि वो स्टोरी राइटिंग को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है और आपको लगता है कि आपका इंग्लिश उतना धांसू नहीं है, ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से स्टोरी राइटिंग में आपका क्रिएटिविटी चाहिए। आप ऐसे ही कोई स्टोरी नहीं लिख सकते, उस पर भाई साहब एक मॉरल होनी चाहिए, उसका क्लोजिंग होना चाहिए, उसका सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर ग्रामर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आप जज होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास चॉइस रहता है तो एलिमिनेट ऑल दी और ऑप्शंस ऑन विच यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, ऑन विच यू डू नॉट हैव अ मास्टरी, और मे बी ऑन विच यू डू नॉट हैव द एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड। सो ये सारे चॉइसेस आपको करने हैं, इसीलिए राइटिंग स्किल्स में पर्याप्त मात्रा में टाइम दीजिए, ठीक है। 1.5 घंटे में ज़्यादा करके आपका बाकी का पूरा फिनिश ऑफ करने की कोशिश कीजिए। आप अगर वहीं पे टाइम को खा रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपके राइटिंग स्किल्स में बचेंगे नहीं टाइम। 10-15 मिनट में संभव ही नहीं है कि आप 4-5 राइटिंग स्किल्स निपटा दो, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे लेटर राइटिंग हो, चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्किल्स तो सीख सकते हैं कि कैसे राइटिंग स्किल्स करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग दीज स्किल्स यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। सो 50% of the time has to be spent in dealing with literature, passage writing, composition, grammar, and 50% has to be specifically given only to writing skills, whether it is letter writing, essay writing, expansion of idea, ठीक है, notice writing, anything, ठीक है, irrespective of the topic. This time management has to be done very effectively in English paper. आपके पास भाई साहब आज की तारीख में स्कोप है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने का। हमारे टाइम पे नहीं था, क्योंकि लिटरेचर का पेपर अलग से आता था, वहाँ पे रट के ही जाना पड़ेगा, और लैंग्वेज का पेपर अलग से आता था, और ये कहानी हमारी 1st से लेकर 12th तक की थी, ठीक है, इट वॉज कंटिन्यूसली देयर। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज की तारीख में आपको कम से कम ये सहूलियत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिटरेचर पढ़ो मत, ठीक है, लेकिन अगर आप लिटरेचर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम अगर आपका लैंग्वेज सॉलिड है तो आप उसमें इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और पढ़ लिया तो सोने पे सुहागा। ओके, क्या यहाँ पे आपका देखो लेटर राइटिंग है, ये मार्च 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो बोर्ड में आया हुआ है, 10th के बोर्ड में आया हुआ है। लेटर राइटिंग है, इमेजिन यू आर दीपेश और दिशा शास्त्री residing at JM Road, शिवाजी नगर, पुणे, attempt any one letter based on the given advertisement। तो यहाँ पे कोई ब्लड डोनेशन कैंप का एडवर्टाइजमेंट है। डोनेट ब्लड सेव्स लाइफ्स, ब्लड मीन्स लाइफ, हायर रिक्वायरमेंट, अ नोबल वर्क कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन मेनी फेसेस। ये सब आपके हिंट्स हैं, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे वेन्यू दिया हुआ है, कहाँ पे हो रहा है, ये डेट कभी का है, टाइम कभी का है, कॉन्टैक्ट द सेक्रेटरी, लायंस क्लब पुणे, ठीक है। अभी इसमें आपको 2 टाइप के लेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। आई सपोज एवरीवन हियर इज अवेयर व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स दैट यू राइट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नोन पीपल, ठीक है। फॉर्मल लेटर में आप सिर्फ और सिर्फ पर्पस से स्टार्ट करेंगे और पर्पस से ही एंड करेंगे। इनफॉर्मल लेटर में आप थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हैं, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, और आप थोड़ा सा हाई हेलो से स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसको कैजुअली एंड भी कर सकते हैं। हालांकि आपका पर्पस जो है वो भी इनफॉर्मल हो चाहे फॉर्मल हो, उसमें उभर के आना चाहिए। फॉर्मल में तो शुरुआत से अंत तक पर्पस ही है, ठीक है, और इनफॉर्मल में पर्पस रहेगा ही, मेन कंपोनेंट आपका पर्पस रहेगा। हाँ, आप उसको सजा सकते हैं,
ठीक है, अपने कैजुअल नो एक सैल्यूटेशन से या कैजुअल ग्रीटिंग से या कैजुअल क्लोजिंग से आप उसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्मल एस्पेक्ट रहेगा ही, मतलब आपका जो पर्पस है वो रहेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो दो टाइप के लेटर्स हैं एक ही टॉपिक पे। फॉर्मल लेटर क्या बोलता है, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम फॉर द ब्लड डोनेशन कैंप। तो आपको भाई साहब सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, लायंस क्लब के रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कि ब्लड डोनेशन कैंप में आपका नाम इंक्लूड होवे, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर क्या है भाई साहब, इसी टॉपिक पे इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष और मनीषा अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट जेनरसली, लेट हिम और हर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे आपको किसी और फ्रेंड को एक लेटर लिखना है कन्विंसिंग दैट पर्सन दैट ब्लड डोनेशन इज वेरी एसेंशियल, यू शुड बी डूइंग इट ओकेजनली, ठीक है। और उनको कन्विंस करना है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। एक ही लेटर है दोनों पे, मतलब आपको या तो ये करना है या तो ये करना है, मार्क्स दोनों के सेम है, 5 मार्क्स हैं, ठीक है। सो वी विल सी द सेम कॉन्टेक्स्ट पे जब आप एक लेटर लिख रहे हैं तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, हाउ द फ्लो ऑफ आइडियाज वुड बी, ठीक है। ओके, सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का डिजाइन देख लीजिए, जेएम रोड शिवाजी नगर पुणे, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका डेट इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, एंड दिस विल बी टू द पर्सन हुम यू आर राइटिंग दिस। क्लियर है क्या, ये फॉर्मेट सबको क्लियर है? फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट में कोई भी किसी को भी कंफ्यूजन है? डज एनीबडी हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग फॉर्मल लेटर? हाँ तो हाँ, नहीं तो ना भाई साहब, हम आगे बढ़ें। ये वाला एड्रेस किसका एड्रेस होता है? हाँ, जिसको आप लिख रहे हो या आपके खुद का? ओके, और ये वाला आपका होगा भाई साहब डेट ऑफ बर्थ। तो ये वाला होगा भाई साहब क्या, सेंडर्स एड्रेस, जो भाई साहब भेज रहा है, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस। एंड दिस इज रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस। और ये हो गया भाई साहब आपका डेट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम जेएम रोड शिवाजी नगर पूना, ठीक है, यहाँ पे आप एड्रेस को भेज रहे हैं, ये हो गया आपका डेट। आपको यहाँ पे नाम नहीं लिखना है फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर में कोई नाम नहीं होता है, किसी को आप लिख नहीं रहे भाई साहब। You don't know the person to whom you are writing. You know that there is a secretary to whom you are writing, but you do not know the name. यहाँ पे नाम मत लिखिएगा, ठीक है। सेक्रेटरी लायंस क्लब पूना, बस इतना ही काफी है, ठीक है। सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर एनरोलिंग माई नेम इन ब्लड डोनेशन कैंप। सब्जेक्ट को कैसे फ्रेम करें भाई साहब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग हिम टू एनरोल योर नेम फॉर ब्लड डोनेशन कैंप। कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो यहाँ पे योर की जगह पे मी को चेंज नहीं करते हैं और योर ही लिख देते हैं, ठीक है। अरे वाह, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अरे कॉपी करना है लेकिन भाई साहब थोड़े कायदे से तो कीजिए। रिक्वेस्टिंग टू एनरोल योर नेम यही लिख देंगे, रिक्वेस्टिंग टू एनरोल माई नेम फॉर ब्लड डोनेशन कैंप होना चाहिए आपका सब्जेक्ट हेडिंग। आपको सब्जेक्ट हेडिंग आपके टॉपिक में ही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेगा रैशनली, ठीक है। सो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग योर नेम की जगह पे आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्टिंग माई नेम, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर मैडम, बहुत सारे लोग लिखते हैं, लिख सकते हैं सर ओब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कौन है, ठीक है। सो यू विल नेवर राइट द नेम बिकॉज यू डोंट नो whom you are writing to, ठीक है। ओके, क्योंकि आप एक अनजान इंसान को लिख रहे हैं तो इसलिए बहुत जरूरी ये बनता है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, हु आर यू, ठीक है, हु आर यू। सो आई मिस्टर दीपेश शास्त्री, एज 18 ईयर्स, क्योंकि 18 ईयर्स के पहले आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माई नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन ऑन द 5th of March एट FC रोड पुणे। तो ये सारे तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। देखो लेटर आपका, मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्मार्ट खेलना चाहते हैं ना, लेटर में जितना डिटेल्स होगा उतना इंक्लूड कीजिए, उससे आपका लेटर का लेंथ भी बढ़ जाएगा और रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। आप अगर सोच में पड़े कि भाई साहब लेटर में लिखें क्या, थोड़ा ताक तो के देखिए भाई साहब, यहाँ पे देखो डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, वेन्यू लिखा हुआ है, किसको लिखना है ये तो इस सेंटेंस में हो गया, इन्हीं सब से भर दीजिए भाई साहब, ठीक है। तो एक लाइन तो मुफ्त में भर गया आपका। देखो इसमें आपने कुछ किया ही नहीं है, अपना नाम लिखा, एज 18 ईयर्स लिखा, आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माई नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय यू और योर इंस्टीट्यूशन ऑन द 5th of March। इतना बड़ा एक सेंटेंस आपका भाई साहब फोकट में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, आपने सिर्फ चीजें जो दी हुई हैं उसी को भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। सो नो क्रिएटिविटी हियर इज रिक्वायर्ड, ओके।
अभी आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी आती है, ठीक है, जहां पे आप थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज करते हैं, जहां पे आप थोड़ा सा भाई साहब ग्रामर का यूज करते हैं, और जहां पे आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस को यूज करेंगे. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड दैट डोनेटिंग ब्लड इज इक्विवेलेंट टू सेविंग लाइव्स, as there is always a higher requirement of blood than is available in blood banks to meet medical emergencies. ठीक है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई नो दैट देयर इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर ये पूरा पूरा ऐसा नहीं लिखते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई एम अवेयर दैट देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स ड्यू टू वेरियस इमरजेंसीज. ठीक है, सो काफी सारी इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए ब्लड हमेशा जरूरत पड़ती है. एक मिनट. ठीक है, तो आप यहां पे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं. आई एम अवेयर दैट देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड इन वेरियस फ्रॉम वेरियस ब्लड बैंक्स टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज. द रिक्वायरमेंट इज नेवर फुलफिल्ड. ठीक है, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो कि आप क्यों ही करना चाहते हैं इसको. ठीक है, डोनेटिंग ब्लड इज अ ह्यूमन जेस्चर दैट ब्रिंग्स स्माइल्स नॉट जस्ट टू पेशेंट्स बट ऑल्सो टू देयर किथ एंड किन. ठीक है, डोनेटिंग ब्लड इज अ ह्यूमन जेस्चर. जेस्चर मतलब क्या होता है? एक इशारा, एक बेसिकली एक आप अगर कोई सोशल कॉज के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक ह्यूमन जेस्चर है. ठीक है, इट्स अ ह्यूमन जेस्चर दैट कैन ब्रिंग स्माइल्स नॉट जस्ट टू द पेशेंट्स बट ऑल्सो टू देयर किथ एंड किन. किथ एंड किन मतलब रिलेटिव्स. ठीक है, किथ एंड किन मतलब होता है रिलेटिव्स. एक फ्रेज है, किथ एंड किन मीन्स रिलेटिव्स. ओके, आई बिलीव दैट एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड काउंट्स इन दिस रिगार्ड. तो ये आपका भाई साहब सोचना है. ठीक है, और आपका जो लेटर पे मार्क्स मिलेंगे इसी पे मिलेंगे. ठीक है, कि आप लिखते कैसे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग व्हाई यू वांट टू डोनेट द ब्लड. ठीक है, एज आई नो दैट द रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड इज नेवर गोइंग टू बी फुलफिल्ड एंड द ब्लड बैंक्स आर ऑलवेज फॉलिंग शॉर्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट of fulfilling various kinds of emergencies, so I am pretty much inclined to contribute my share in the upcoming blood donation camp that you have organized. इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई साहब. ठीक है, since I live in a residential locality on JM Road quite close to Ferguson College, I shall be there at 11 AM for donation at the intimated venue. I would like to thank you for your noble cause for setting up the camp. ठीक है, इस तरह से भाई साहब आप एक थैंक नोटिस दे देंगे. I am really thankful to you for setting up this camp, supporting the noble cause or supporting the collection of blood to meet up with different emergencies. ठीक है, yours faithfully, बस yours sincerely लिखेंगे तो भी चलेगा. मेरे हिसाब से yours sincerely ज़्यादा अच्छा क्लोजिंग होगा. दीपेश शास्त्री. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम देखो भाई साहब, अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया ना ठीक से, ये डेट हमेशा इस फॉर्मेट में होगा. कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1/3/19. You are never going to write it like this. It will always be in the word format. ठीक है, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाई साहब अगर आप ईमेल राइटिंग पे जा रहे हैं, we are basically switching to email writing mode right now. Nobody writes letters these days. ठीक है, तो मुझे तो याद भी नहीं है कब हमने लास्ट लेटर का यूज किया रहेगा, लेकिन ईमेल राइटिंग में आपका डेट अलग अलग फॉर्मेट में आता है. तो जैसे अगर आप देखोगे यूएस में आपका डेट का फॉर्मेट, जैसे हमारे यहाँ पे मंथ, ठीक है, DDMMYY है, लेकिन यूएस में फॉर्मेट MMDDYY है. ठीक है, तो एक ही डेट, जैसे समझ लो यहाँ पे हम यहाँ पे इंडियन वे में इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यूएस में हम इसको इस तरह से लिखते हैं. और जितने भी आपके जैसे गूगल जीमेल हो गया या याहू हो गया, दे आर ऑल कॉन्फ़िगर्ड एज पर यूएस मेल. तो उसमें डेट आपको इस तरह से दिखेगा 3/1/19. ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ पे डेट इस तरह से दिखेगा. इसीलिए हमने डेट को भाई साहब इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, जहां पे आप क्लियरली स्पेसिफाई करते हो 1 मार्च 2019. इट हैज टू बी रिटन इन अ वर्ड फॉर्मेट. एक बात और, कोई भी चीज कैपिटल लेटर में नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे जेएम रोड को आपने जब मतलब लिखा है कैपिटल में, लेकिन जैसे ये आपका कैपिटल होगा और ये आपका कैपिटल होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे भाई साहब. शिवाजी नगर ऐसे नहीं लिखना है भाई साहब, कैपिटल लेटर नहीं लिखना है. ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा बस, दैट्स इट. ठीक है, ये ऐसा जैसे यहाँ पे देखोगे हर लाइन में आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल है. और एड्रेस को वैसे ही सजाना है, ऐसा नहीं कि भाई साहब पूरे एड्रेस को एक ही लाइन में लिख डाला आपने. ठीक है, रोड लिखिए, फिर भाई साहब जो भी नगर आता है. ठीक है, और जब इसको भी लिख रहे हैं तो भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है. ठीक है, टू द सेक्रेटरी आप भाई साहब ऐसे नहीं लिखेंगे. टू द
सेक्रेटरी ऐसे नहीं लिखेंगे भाई साहब, ठीक है। डोंट यूज कैपिटल लेटर्स पीपल, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, पुणे रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग, हाँ आपके जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है। ये सारी चीजें बहुत, ये सैल्यूटेशन है रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। और ये आपका भाई साहब क्लोजिंग है। योर्स फेथफुली की जगह पे आप आराम से योर्स सिंसियरली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें अगर आपने कर ली तो आपको अच्छा खासा मार्क्स इधर ही मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको भाई साहब यहाँ पे लेटर को भरना है, जो डिटेल्स आपको दिए हुए हैं फॉर्मल लेटर में, आप बड़ी आसानी से उन डिटेल्स को भर के 2-3 सेंटेंस आराम से बना लेंगे। अब रहा भाई साहब ये, जहां पे आपको अपनी इंटेंशन को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। आपके इंटेंशन को, मतलब आपके इस नोबल कॉज को मैं सपोर्ट करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि हमारे मेडिकल इमरजेंसीज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। At the same time, many emergencies might happen and there might be a requirement of blood from different hospitals, okay, because of which the blood banks are always falling short, so I want to contribute willingly, ठीक है। Clear है? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. Just one moment people. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे आपका देखो, अभी हम जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि आप जाकर भी ब्लड डोनेशन कीजिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द इनफॉर्मल पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड्रेस का एक आपका जो कॉलम है वो कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, अरे JM रोड, शिवाजी रोड, पुणे, ये किसका एड्रेस है भाई साहब? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। दिस इज बेसिकली द सेंडर्स एड्रेस। ये आपका भाई साहब डेट हो गया, और यहाँ पे आप रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में आप रिसीवर का एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर में ये जरूरत नहीं है। अभी देखो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ रिलैक्स मूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, या अपन ये भी लिख सकते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई नो दैट यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स एंड विश यू द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। जितने भी आपके इनफॉर्मल लेटर्स होंगे, प्लीज डू नॉट स्टार्ट विथ हाउ आर यू, ठीक है। आई एम फाइन, ये बेकार की चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। हाउ इज एवरीबडी एट होम, पूरे खानदान का भाई साहब तुमको जो एकदम बेकार वाली चीजें हैं ये। डोंट स्टार्ट विद दीज थिंग्स, ठीक है। क्योंकि जब लेटर आपका, जब आप लिख रहे हो और जब तक उसको भाई साहब पहुंचेगा तब तक काफी चीजें चेंज हो गई होगी, है ना। अभी आप पूछ रहे हो हाउ आर यू, सब अच्छे हैं, और जब तक आपका लेटर पहुंचा उसको, तब तक 2-3 लोग उसके फैमिली के टपक गए, तो क्या करेंगे भाई साहब, है ना। सो आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इट्स एब्सोल्युटली ridiculous that you ask these questions at the start. How are you, how is your sister, how is your brother, how is your father, how is your mother, सब बकवास के क्वेश्चंस हैं। हम सीधा लिखेंगे, आई होप जब आपको ये लेटर मिले देन यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, ठीक है। जब आपको ये दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, आपका एकदम अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर आपका भाई साहब लेट्स से कोई एग्जामिनेशन है जिसको आपको रेफर करना है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये आवागमन कब तक चलता रहेगा, ये ट्रैफिक, थैंक यू मैडम।
ठीक है। ओके, सो दिस लेटर फाइंड्स यू इन रिलैक्स मूड, आप यहां पे लिख सकते हैं दिस लेटर फाइंड्स यू द बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, ठीक है, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। कोई एक घटना अगर आपको अटैच करना हो तो यहां तक लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आई नो दैट यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, आई होप दैट योर एग्जामिनेशंस वेर वेल एंड फाइन, आई सॉ एंड, अभी आप भाई साहब मुद्दे की बात करेंगे। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय द लायंस क्लब ऑफ पूना। अगेन देखिए यहां पे आप चीजों का फायदा उठा रहे हैं, जबरदस्ती का लेटर में चीजों को भर रहे हैं, ठीक है। लेटर में जितनी डिटेलिंग भरेंगे उतने दो चीजों का फायदा होगा, एक तो लेटर का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा भाई साहब आपका लेटर मतलब लेंथ तो बढ़ेगा प्लस जो डिटेल्स होने चाहिए लेटर में वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। ओके, आई सॉ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय लायंस क्लब ऑफ पुणे, दिस कैंप इज ऑन द 5th, तो सब लिखा ही हुआ है यहाँ पे, है ना, आपको जो टॉपिक दिया था उसमें लिखा ही हुआ है 5th ऑफ मार्च। अभी आपने भाई साहब ट्यूसडे भी जोड़ दिया इसमें, 5th ऑफ मार्च है, ट्यूसडे है भाई साहब, जोड़ दो भाई साहब, क्या रहता है एट फर्गसन कॉलेज कैंपस फ्रॉम 10 AM to 6 PM, ये टाइमिंग नहीं दी हुई थी, 10 बजे चालू होगा कब खत्म होगा ये नहीं दिया हुआ था, आपने डाल दिया भाई साहब। इस तरह की डिटेलिंग भर दीजिए, जितना आप डिटेलिंग भरेंगे लेटर प्रोफेशनल लगेगा और प्लस लेटर का लेंथ भी बढ़ेगा, तो आप ये ऐसा गेम खेल सकते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर फ्रॉम वन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, अभी आप भाई साहब यहाँ पे आप जज किए जाएंगे, यहाँ पे आपके इंग्लिश पे आप यहाँ पे जज किए जाएंगे, ठीक है। जैसे पिछले बार में भी आपने देखा कि आफ्टर स्पेसिफाइंग योर इंटेंशन टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप you explicitly expressed yourself as to how and why you want to participate, why is it a noble cause and why you want to be a part of that cause, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। I remember from one of our conversations that you have been AB negative blood type, that happens to be the rarest of all blood types in our country, meaning that blood banks must obviously be short of this blood type. AB नेगेटिव अगर आप होते हैं, आपको मालूम है आपके आई कार्ड में हमेशा ब्लड ग्रुप क्यों लिखा रहता है, इन केस वी मीट विद एन इमरजेंसी, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप AB नेगेटिव हैं और आपका कोई भी आई कार्ड बना है AB नेगेटिव में, तो आपको फोन्स आते रहेंगे, ठीक है, ये डेटा जाता है गवर्नमेंट को जाता है। AB नेगेटिव एक रेयर ब्लड ग्रुप है और आपको फोन्स आते रहेंगे लगातार, ब्लड डोनेट कीजिए ना, ठीक है, क्योंकि ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है। एक्चुअली ये AB है, A और B दोनों भी है, और RH नेगेटिव होता है, वो आप कभी पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको, 11th-12 में की पढ़ाई में आपको ये समझ में आएगा। तो AB नेगेटिव जो होता है एक रेयर ब्लड ग्रुप है, और अगर किसी को ये होता है तो हॉस्पिटल से उसको फ़ोन आते ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कमी हमेशा रहती है, ठीक है। खैर यहाँ पे एक कहानी बना दी गई है, दिस फैक्ट फर्दर इंक्रीजेस the value of your contribution to the patients or accident victims in urgent need of blood. I strongly urge you to volunteer for this camp, ठीक है। As I know that, so this आप पहले भाई साहब बताएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद आपको रिलेट करेंगे, ठीक है। As you have been an AB negative blood owner or you belong to this blood group, ठीक है, which is always in a requirement from various medical colleges as well as hospitals, because it's a rare blood group. So I urge you to please participate and contribute. You will be putting, or rather bringing a smile to the needs of many people, ठीक है। You will be fulfilling their needs, you will be saving lives. It's a noble cause, and जो भी आप ब्लड डोनेट करते हैं वो लगभग 24 घंटे में पूरा मैन्युफैक्चर हो जाता है, विद इन 24 आवर्स इट इज मैन्युफैक्चर्ड। आपके शरीर से निकला हुआ खून ब्लड डोनेशन के लिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स में पूरा कवर अप हो जाता है, आपका शरीर उतना खून बना लेता है, ठीक है। और इनफैक्ट मेडिकल्स इसमें बोला जाता है कि आपको खून डोनेट करना चाहिए ताकि फ्रेश ब्लड बने आपका, ठीक है। आपका फ्रेश ब्लड अगर बन ही नहीं रहा है वो तो चलता ही रहेगा ना, जैसे ही आपने ब्लड डोनेट किया तो फ्रेश ब्लड बनेगा, और अगर फ्रेश ब्लड बनेगा तो भाई साहब आपका लॉन्जिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ओके, so I have decided to go there at 11 AM. Let me know whether you plan to accompany me. We can even go and watch a movie after the camp. I shall await your response. तो मैं भी आने वाला हूँ. If you want, we can catch up with each other, and I am awaiting your response on this. Are we clear on this one, people? क्या तो yours lovingly यहाँ पे भाई साहब आप yours sincerely या yours faithfully नहीं लिखेंगे. Yours sincerely जो है वो एक प्रोफेशनल क्लोज है. यहाँ पे yours lovingly, योर लविंग फ्रेंड, ये सब आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो योर्स लविंगली दीपेश, दैट्स, और यहाँ पे आप अपना सरनेम नहीं डालेंगे, जैसे पिछले वाले में आपने देखो अपना सरनेम डाला था, ठीक है। यहाँ पे अपना सरनेम डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी मच मैनेजेबल। ये वाला पार्ट चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, ये विदाउट एरर मैनेजेबल होना चाहिए। इसके बाद एक लाइन छोड़िए, इसके बाद एक लाइन छोड़िए और इसके बाद भी एक लाइन छोड़िए, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। ठीक है, सब कुछ ऐसे खिचड़ी के साथ मत डाल दीजिए। ये वाले के बाद एक लाइन छोड़कर डेट लिखिए, डेट के एक लाइन छोड़ने के बाद इसको लिखिए और सब्जेक्ट, ठीक है, में ये डालिए। और बाकी आप पेपर कैसे यूज करते हैं उस पर तो आप महारत हैं भाई साहब, हासिल है ना। आप एक एमसीक्यू यहाँ पे लिखते हैं, उसके 4 लाइन बाद दूसरा वाला एमसीक्यू डालते हैं, तो यहाँ पे तो आप संभाल ही सकते हैं इस बात, है ना। पेपर आपका थोड़ी है भाई साहब, पेपर पेड़ का है भाई साहब, जिसके जेब से जा रहा है उसका है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन हाउ टू राइट अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स? ज्यादा करके आपके जो बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे दोनों भी ऑप्शन एक ही टॉपिक पे मिलता है। ठीक है, एक टॉपिक पे ही दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, फॉर्मल लिख लो या इनफॉर्मल लिख लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो एक स्कोरिंग है और इसको कभी भी मत छोड़ना भाई साहब। लेटर राइटिंग में जितनी महारत हासिल करनी हो कर लो, क्योंकि लेटर राइटिंग आपका एक ऐसा टॉपिक है जो पता नहीं कब से चालू होता है लेकिन 12 तक चलता है, इट कंटिन्यूज टिल 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, सो ये एक ऐसा चीज है, आप 8-10 लेटर्स पढ़ लोगे ना किसी भी बुक से, कहीं साइट से भी, तो आपको मालूमात हो जाएगा कैसे लिखना है। 8-10-20 लेटर भाई साहब पढ़ने में क्या जाता है। ठीक है, यू रीड इट, यू गेट द फील एंड यू विल बी एबल टू राइट इट। सो नेवर एवर, अगर ये और में भी आया ना तो उसको कभी ओमिट मत करना भाई साहब। इसको कभी ऐसा मत करना कि इसको छोड़कर कोई सी स्टोरी राइटिंग में चले गए या किसी डिफिकल्ट वर्जन को एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में आर्टिकल राइटिंग में चले गए। अगर डिफिकल्ट चीजों को छोड़ना है तो आप आर्टिकल राइटिंग या स्टोरी राइटिंग में अगर ऑप्शन मिले तो उसको छोड़ो, इसको हमेशा अटेम्प्ट करना, इजीली स्कोरेबल है। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपको थोड़ा भी कॉन्टेक्स्ट आता हो। 4-5 सेंटेंसेस अगर आप सही विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल एरर्स लिख सकते हैं तो आपके लेटर में आराम से 5 मार्क्स आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो आप संभाल ही लेंगे, ये लेटर का, क्योंकि आपको इतना एडवांटेज मिल रहा है ना भाई साहब, इन सब चीजों का एडवांटेज मिल रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, सैल्यूटेशन हो गया, राइटिंग द एड्रेस हो गया, राइटिंग द सब्जेक्ट हो गया और क्लोजिंग, ये सब चीजों का एडवांटेज आपको बाकायदा मिल ही रहा है लेटर में। इन सब चीजों के लिए कोई बहुत बड़े तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है ग्रामर में। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत पार्ट आपका ग्रामर का आता है जिसमें आपको ट्विस्ट एंड ट्विक करके 4 सेंटेंसेस भी अगर आपने सही विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लिख दिए तो आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो नेवर एवर एक्सक्लूड लेटर फ्रॉम योर ऑप्शंस इफ एट ऑल यू गेट एन ऑप्शन टू एक्सक्लूड इट। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब अभी हम देखेंगे यहाँ पे वर्बल टू नॉन वर्बल है तुम लोगों को। ओके, देख लेते हैं भाई साहब इनका है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है भाई साहब, इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बोलते हैं हम। ठीक है, तो अभी समझो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, इसी पैराग्राफ पे आपको एक ऐसा साइन लैंग्वेज में इसको समझाना पड़ेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल। वाटर इज लाइफ, ठीक है, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स से एनुअल वाटर यूजेज इन महाराष्ट्र। ठीक है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर अ पाई डायग्राम फॉर द सेम। आपको एक पाई चार्ट में क्या दिखाना है, पाई चार्ट होता है भाई साहब गोल सा, और उसमें भाई साहब आपको अलग अलग एंगल्स में वो चीज दिखानी है। तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्री लगेगी? नहीं, उतना खास नहीं। अगर आप फिर भी प्रोटेक्टर लेकर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना ऐसा कोई आपका वहां पे मेजर नहीं करने जाएगी 60 डिग्री का बनाया या नहीं। ठीक है, सो इट इज ओके इफ यू कैन डू इट वेल एंड फाइन, इफ नॉट यू नो हाउ मच 7 डिग्रीज वुड बी आउट ऑफ 360 डिग्रीज। थोड़ा बहुत आप भाई साहब इसको गेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ तुम अगर 60 डिग्री का इतना बड़ा एंगल बना दोगे तो कर जाओगे भाई साहब। ठीक है, फिर तुमको लॉजिकल सेंस नहीं है। ठीक है, ओके, वाटर इज लाइफ, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। The annual usage of water differs in various sectors of Maharashtra. The major occupation of Maharashtra being agriculture, the maximum amount of available water is used for irrigation, that is 86%. The distant following place 7% is contributed by domestic sector including drinking, washing, cooking, etc. There is close competition of other sectors which is not far away with 6% usage of water. One of the key factors which plays an important role in the development of a nation is the industrial sector. The consumption of water by the industrial sector is very negligible, which is 1%. ठीक है, we know energy sector plays a vital role in the development of nation. In this sector, the use of water is almost nil, मतलब 0% है. If we try to observe its place in the chart, we do realize
that it holds 0% usage and is yet to open its account। ठीक है, तो यहां पे तमाम सेंटेंसेस में हेरा फेरी करके आपको वाटर यूजेज का परसेंटेज दिया हुआ है इन महाराष्ट्र, जिसको आपको मतलब प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ताकि एक ही झटके में इंसान को देखकर समझ में आए कि भाई साहब इतने पैराग्राफ को अगर हम ना पढ़ पाए, इस चीज को अगर हम देखें तो क्या वो समझ में आएगा, जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे एनुअल वाटर यूजेज इन महाराष्ट्र, फटाफट से भाई साहब आप यहाँ पे एक चार्ट बना देंगे। 86% इरिगेशन में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब डोमेस्टिक 7% यूजेज है, अदर सेक्टर्स भाई साहब आपका 6% है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर 1% है। जो जो आपको दिया हुआ है आप बोलेंगे भाई साहब ये तो अब हमने लिखा ही नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करना है उतना आपने भाई साहब कन्वे कर दिया है। इसी को अपन बोलते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल। ठीक है, क्लियर है? दिस इज बेसिकली नोन एज वर्बल टू नॉन वर्बल। आपको भाई साहब एक पैराग्राफ दिया रहेगा जिसका आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके उस पैराग्राफ का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है उसको समझाना है। ठीक है, आप बोलेंगे बहुत सारी चीजें तो आपने एक्सक्लूड कर दी। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे आपको एक डायग्राम को देखकर जो फीलिंग आनी चाहिए वही लगभग यही पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। अभी जैसे नॉन वर्बल टू वर्बल, इसका उल्टा कैसे करेंगे भाई साहब अपन? ठीक है, तो नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या हो जाएगा भाई साहब, जैसे समझो यहां पे दिया हुआ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इनटू अ पैराग्राफ। यहां पे भाई साहब पैराग्राफ में ट्रांसफर करना है स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो आपका भाई साहब देखो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसी को भाई साहब आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, सो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ऑब्वियसली ये आपका टॉपिक हो जाएगा। द टेबल शोज द रिलेटिव पॉपुलेशन इन मिलियंस फॉर रूरल एंड अर्बन। तो ऑब्वियसली देखो पॉपुलेशन इन मिलियंस है, यहां से आपने बताया द टेबल क्या दिखा रहा है भाई साहब, रिलेटिव पॉपुलेशन। रिलेटिव पॉपुलेशन मतलब कंपैरेटिव पॉपुलेशन, आप कंपैरेटिव पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन मिलियंस इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, एट 410 मिलियन टू द रूरल पॉपुलेशन ऑफ 560 मिलियन। तो आपका भाई साहब 410 है अर्बन का और 560 है रूरल का। ठीक है, नेक्स्ट इज गुजरात, ऐसे ऐसे करके भाई साहब आप लिखते जाओ। ठीक है, भर गया भाई साहब, खत्म। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू कन्वे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो यहाँ पे नॉन वर्बल से आप किस पे आ रहे हो, वर्बल पे। नॉन वर्बल मतलब कोई डायग्राम दिया रहेगा, कोई टेबल दिया रहेगा जिसका आपको एक पैराग्राफ खींचना है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत आसान है ये टॉपिक, लेटर से भी आसान, कभी भी इसको मत छोड़ना। ठीक है, वर्बल टू नॉन वर्बल हो या नॉन वर्बल टू वर्बल, नेवर एवर एक्सक्लूड दिस इवन इफ इट इज एन और ऑप्शन। बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत इजीली स्कोरिंग है, कोई बहुत बड़े ग्रामर या इंग्लिश के पंडित होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, जो भाई साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स दिया हुआ है उसको भाई साहब सेंटेंसेस में लिखना है। देखो क्या ही लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज गुजरात विथ 190 मिलियन एंड 320 मिलियन रूरल पॉपुलेशन। क्या लिखा है इसमें? कुछ भी नहीं है। एनीबडी कैन राइट दिस, है ना? ठीक है, नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। हो गया भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे पहले आप स्टार्ट करेंगे द टेबल शोज द कंपैरेटिव पॉपुलेशंस इन रूरल एंड अर्बन इंडिया फॉर सम स्टेट्स। ठीक है, इन मिलियंस। बस चालू कर दो भाई साहब, एकदम आसान है ये। देखिए, वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल इज द बेस्ट थिंग टू अटेम्प्ट एंड इट इज द मोस्ट स्कोरिंग वन एज वेल। इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं। ओके, स्पीच तो है ना भाई, स्पीच देंगे कि नहीं? नहीं देंगे स्पीच? बेकार नहीं है सर, स्पीच राइटिंग नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, किसी को भी नहीं है, कभी था ही नहीं, सीबीएसई में कभी नहीं था। अच्छा, कौन कौन भूल है रे आज? वेदांत, प्रसन्ना, आप जितने भी टैलेंटेड हो कहानी बनाने में हो ही, ठीक है, उसको कहानी बनाना एक होता है और कहानी को बेसिकली लैंग्वेज में क्राफ्ट करके प्रेजेंट करना एक दूसरा होता है। ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग दैट आपके माइंड में बहुत सारे कहानी के आइडियाज हैं, आप बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं या बहुत बड़े कुछ है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, इन सारे ख्यालात को पालना और एक्चुअली में स्टोरी राइटिंग को एज अ राइटिंग स्किल लिखना जमीन आसमान का फर्क है।
ठीक है। सो मेरे हिसाब से मैं मतलब खुल्लम खुल्लाई इस चीज को अटेम्प्ट करने में डिस्करेज करता हूं, ठीक है, इस चीज को अटेम्प्ट करने में डिस्करेज करता हूं। अगर आपके पास और ऑप्शन है प्लीज स्किप इट, ठीक है, क्योंकि कहानी का कॉन्टेक्स्ट, आपका क्रिएटिविटी, आपका ओपनिंग एंड क्लोज प्लस मॉरल एंड थीम, ये सारी चीजें मैटर करेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर। आपने एक पता नहीं कुछ लिखने की कोशिश की ना, उसका कुछ भाई साहब शुरुआत समझ में आ रहा है ना ही कुछ अंत समझ में आ रहा है, तो वो स्टोरी नहीं कहलाएगी, वो एक इंसिडेंट हो जाएगा। जैसे एक रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट राइटिंग जैसे होती है आपकी, वैसा हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग और कहानी में फर्क यही है कि भले ही दोनों ही इंस्टेंसेस या इंसिडेंट को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कहानी का एक थीम होता है या कहानी का एक एंडिंग होता है जिसको आपको कंक्लूड करके उसके मॉरल को हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग मतलब एक घटना है, उसका कोई मॉरल नहीं होता है, एक घटने का आंखों देखा हाल आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, पीपल डेवलपिंग अ स्टोरी और राइटिंग अ स्टोरी, no matter how easy it is to make a story in your mind, it is rather very difficult to put it in words and present it as a writing skill, ठीक है। Okay, develop a story in about 80 to 100 words with the following ending, give us suitable title, अच्छा यहाँ पे suitable title ही है, and that's how he got inspired to avoid the use of plastic। तो किसी के बारे में बातें हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि इस बंदे ने मतलब he got inspired to avoid the usage of plastic, कोई घटना घटी जिससे इसने प्लास्टिक का यूजेज बंद कर दिया, ठीक है। सो अभी आपको भाई साहब सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो द लाइफ थ्रेटनिंग प्लास्टिक, ये आपने भाई साहब सोचा है ना, सोच सोच के पहुंच गए भाई साहब यहाँ तक। अनंत वाज वॉकिंग होम व्हेन ही नोटिस्ड अ डॉग लाइंग ऑन द स्ट्रीट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ठीक है। गैस्पिंग फॉर ब्रेथ मतलब हाँप रहा था, ठीक है। ही वाज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, इट हैड अ प्लास्टिक बैग चोकिंग इट्स थ्रोट, ठीक है। देयर वाज सम लेफ्ट ओवर फूड स्ट्रून अराउंड द प्लेस वेयर द डॉग ले ऑलमोस्ट लाइफलेस, तो कोई मतलब खाते खाते ही प्लास्टिक इसके गले में चला गया था एंड नाउ ये गले में चोकअप हो गया है, ठीक है। द प्लास्टिक बस्ट मस्ट हैव एंटैंगल्ड अराउंड इट्स गलेट व्हाइल इट वाज ट्राइंग टू ईट द डिस्कार्डेड फूड। डिस्कार्डेड फूड मतलब फेंका हुआ कचरा जो खाना था, उसको खाने के चक्कर में ये प्लास्टिक इसके गले में अटक गया होगा, ठीक है। Anant raised his hand to pull the bag out and also pour some water into the dog's mouth before it regained consciousness and limped away, ठीक है। तो somehow he was able to save this dog. The incident disturbed Anant a lot and that's how he got inspired to avoid the use of plastic। तो इसने इस इंसिडेंट ने अनंत को बहुत इंस्पायर किया टू बेसिकली प्रोहिबिट द यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया हुआ है, एक क्लोजिंग लाइन दिया हुआ है जहाँ पे एक बंदे ने डिसाइड कर लिया है कि ही इज नॉट गोइंग टू यूज एनी प्लास्टिक। अभी आपको सोचना भी पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव अ नेम ऑफ द टॉपिक एंड ऑल्सो द स्टोरी लाइन, ठीक है। सो जितना हम इसको देख रहे हैं आसान, उतना आसान होता नहीं है, स्पेशली जब आप एग्जाम देने के एंग्जाइटी में होंगे तो, ठीक है। द आइडियाज विल नॉट फ्लो वेरी फ्रीली because you have a higher anxiety levels and during higher anxiety levels ideas do not flow as freely as they normally do, ठीक है। तो again my suggestion would be to skip it but if it has to be done it has to be done। अगर भाई साहब ये ऑप्शन के बिना आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट है वो शुरुआत से एंड तक इस तरह से सजाना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो। जैसे यहाँ पे अगर ये बोल दे कि भाई मैं रास्ते से जा रहा था और एक कुत्ता मर रहा था और फिर पता नहीं मैंने उसके मुंह पे हाथ डाल के फिर उसको निकाल दिया फिर बच गया, ठीक है, ऐसे आप रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इट हैज टू बी अ क्रोनोलॉजिकल प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। और हमेशा एक मॉरल या थीम होगी, ठीक है, मॉरल या थीम होगी। जैसे समझो आपने रिपोर्ट राइटिंग किया है, रिपोर्ट राइटिंग में कैसा होता है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। अभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, भाई साहब खून से लथपथ लोग, भाई साहब इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, ये है पुलिस आई है वो ये सब आप रिपोर्ट में लिख रहे हैं। आप अपना कोई पर्सनल ओपिनियन वहां पे नहीं छोड़ेंगे, अरे ये स्पीडिंग बाइकर्स जो हैं इनके वजह से एक्सीडेंट होता है, ये इधर उधर से कट मारते रहते हैं इसीलिए एक्सीडेंट होता है, या स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो रास्ते का इतना ज़्यादा हिस्सा ले लेते हैं कि हमको भाई साहब गाड़ी चलाने में असुविधा होती है और इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। केयरलेस ड्राइविंग, इन सब पे टीका टिप्पणी आपको नहीं करनी है, आप सिर्फ उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे इन रिपोर्ट राइटिंग में। लेकिन स्टोरी में आपको मॉरल और थीम से एंड करना ही पड़ेगा। आपके स्टोरी का एक पर्पस होता है, ठीक है। और यहां पे भी देखो पर्पस क्या है, ही गॉट इंस्पायर्ड टू बैन और रादर प्रोहिबिट द यूज ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम हिज लाइफ।
योर स्टोरी हैज टू एंड विद अ मोरल, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में घटना चाहे कुछ भी हो, उसका आपके मोरल से कोई लेना देना नहीं है और आपके पर्सनल ओपिनियन से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट आंखों देखा हाल है भाई साहब, ये हुआ बस खत्म रिपोर्ट आपका, ठीक है। इट्स एज इफ यू आर राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एंड इट, ठीक है। बट हियर यू हैव ऑलवेज गॉट टू एंड विद अ मोरल, ठीक है। और चैलेंज आपके टॉपिक के सजेशन पे आता है और चैलेंज आपके भाई साहब क्लोजिंग पे आता है, ठीक है। आपको पूरे स्टोरी को इस तरह से क्राफ्ट करना है कि यू आर सक्सेसफुली एबल टू एंड इट विद अ मोरल एंड विद अ सेंट्रल थीम, ठीक है। सो दैट इज द चैलेंज ऑफ स्टोरी राइटिंग पीपल, ठीक है। ओके, डेवलप अ स्टोरी सुटेबल टू द कंक्लूजन गिवन बिलो। अगेन देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सजेस्ट सुटेबल, आपका भाई साहब जो टाइटल है वो आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस वे हिज सन्स लर्न यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो मतलब अगर हम एक रहेंगे तो हम अपनी चीजों को मेंटेन कर पाएंगे, अगर बढ़ गए तो फिर कट गए, है ना। तो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये आपका भाई साहब स्टोरी का सेंट्रल थीम हो गया। नाथुराम had 4 sons who fought all the time. One day Nathuram decided to teach them a lesson. He gave a stick to each one of his sons and asked them to break it. बचपन में कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन उस टाइम पे आपको याद आएगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। All 4 of them could easily break the stick. He then gave them a bundle of 4 sticks and asked them to break it. This time all 4 of them tried breaking the bundle of sticks, but not one of them succeeded. Nathuram told them that if they fight all the time and stay divided, they won't be able to survive in life. But if they stay together like the bundle of sticks, no one will be able to harm them. In this way, his sons learned united we stand and divided we fall. Okay, that's how basically they learned united we stand and divided we fall. Are we clear on this one people? हम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे आपको पूरे प्लॉट को सोचना पड़ेगा और उसको एक वैल्यूबल क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी आपका स्टोरी कंप्लीट होगा। आप बीच में उसको नहीं छोड़ सकते। ये कोई अमेजन या नेटफ्लिक्स पे सीरीज नहीं है जिसको आपने बीच में छोड़ दिया, हाँ अगले पार्ट में अपन फिर से आएंगे, ठीक है। सो यू विल हैव टू कंक्लूड इट विद अ प्रॉपर मॉरल ऑफ द स्टोरी। भले ही आप वहां पे लिख नहीं रहे हैं, ऐसा लिखना नहीं है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, लीव इट टू द रीडर्स, ठीक है। बट रीडर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू कंक्लूड द मॉरल ऑफ द स्टोरी एज यू वांट देम टू कंक्लूड, ठीक है, जो आप चाहते हैं कंक्लूड करें, ठीक है। क्लियर है, समझ में आता है ये भाई साहब? बहुत बढ़िया, जाइए अय्याशी कीजिए लाइफ में। ओके पीपल, इन 8th स्टैंडर्ड वी हैव बेसिकली अ टॉपिक विच इज कॉमन टू बोथ, दैट इज आर्टिकल राइटिंग, या अपन जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ थीम और आइडिया, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और थीम, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और थीम, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका आर्टिकल राइटिंग। एक्सपैंड द थीम, ठीक है। जैसे एक्सपेंशन ऑफ थीम है, नेचर आपका बेस्ट टीचर है, नेचर आपका बेस्ट टीचर है, दैट इज बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द थीम, नेचर इज द रीजन दैट लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, whether it is calm and composed environment around us that creates ecosystems and supports life or the innumerable। तो यहाँ पे आपको देखो नेचर के बारे में बोलना है, ठीक है। नेचर द बेस्ट टीचर, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है या इसके ऊपर आपको एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंडिंग द थीम, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो लिखा है वो तो लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, नेचर इज द रीजन दैट लाइफ came into existence on earth, क्या हम इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं भाई साहब? नेचर इज द वेरी रीजन फॉर ऑल ऑफ अस टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। वी आर ऑल एग्जिस्टिंग टुडे, ब्रीदिंग, लाइवली एंड एंजॉइंग आवर लाइफ बिकॉज ऑफ नेचर। इस तरीके का स्टार्ट जरूरी है, ठीक है। व्हाट, पहले तो आप देखिए कि नेचर का आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो आपके जो थॉट्स हैं वो बड़े सिस्टमैटिकली आने चाहिए, ठीक है। ये जो थॉट्स हैं, ठीक है, इसको बड़े सिस्टमैटिकली आपको अरेंज करना है, तभी जाकर आप सिस्टमैटिकली अगर आप अरेंज करेंगे तभी जाकर आप भाई साहब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को सही सही कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन जितना भी लिखना है वो एक ऑर्डर में लिखना है। तो देयर इज बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए भाई साहब। ऐसे सिस्टम से हम जाएंगे इसमें, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, मतलब अगर आप नेचर से पहले पूरे नेचर के बारे में बात करेंगे, फिर नेचर के पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
सो नेचर इज द रीजन दैट लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, वी ऑल एग्जिस्ट ड्यू टू नेचर, ठीक है, वी आर हैविंग अ ब्लिसफुल लाइफ और वी एंजॉय लाइफ ओनली बिकॉज नेचर हैज गिफ्टेड अस मेनी थिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीजों से आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, whether it's the calm and composed environment around us that creates ecosystems and supports life or the innumerable natural disasters that wipe out entire settlements, nature constantly teaches something new, ठीक है। तो नेचर का एक बहुत मतलब दो भी पहलू हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे नेचर एक बहुत कूल और काम कंपोज नेचर में होता है और कभी कभी बहुत बड़ा उपद्रव मचाता है, ठीक है। तो नेचर जब काम कंपोज्ड है, ठीक है, देयर इज एब्सोल्यूट काम एंड सेरेनिटी अराउंड यू। भाई साहब पहले समझ ले, नोट बाद में कर लियो, समझ ले पहले, ठीक है। सो नेचर यहाँ मैं मतलब 2-4 लाइन भी तू अपने से इंग्लिश में नहीं लिख पाएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तू नोट करके क्या ही कर लेगा, ऐसे 50 दे दूंगा तू कर लेगा, फिर भी नहीं लिख पाएगा तू। ओके, सो नेचर इज बेसिकली आपके नेचर के दो पहलुओं को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, कैसे आइडियाज का फ्लो होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि आप उसी तरह से एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को लिखें, लेकिन जरूरी ये है कि आपका फ्लो ऑफ आइडिया सही हो, ठीक है। और जैसा मैं बता रहा हूं आपको, आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका पेपर जितने भी घंटे का हो, ठीक है, इंग्लिश या मराठी या हिंदी तीनों भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आप अपना 50% टाइम सिर्फ राइटिंग स्किल्स को डिवोट कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि आप 50% से ज़्यादा टाइम लिटरेचर और बाकी सब चीज़ों में आपका, जैसे पैराग्राफ में, ग्रामर में, इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिसके वजह से हार्डली आपके पेपर में शायद 5 या 10 मिनट बचते हैं जिसमें आप राइटिंग स्किल को निपटाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में चाहिए आपकी सोच की कैपेसिटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें चाहिए, और जिसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में टाइम स्पेंड करना होगा। You will have to give adequate amount of time for handling writing skills। और अगर इस राइटिंग स्किल को आप ऐसे ताबड़तोड़ करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी, ठीक है। अगर आपका पेपर मिसमैनेज हो रहा है तो आपको वैसा मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने हो सकता है लिटरेचर में एकदम भर भर के लिखा हो, आपने हो सकता है पैसेज में आपने अच्छा किया हो, लेकिन राइटिंग स्किल्स के जो 30 मार्क्स हैं वो पूरे पानी में जाएंगे अगर भाई साहब आप इस तरह से मिसमैनेजमेंट करेंगे। तो लिटरेचर में क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? क्वेश्चन आंसर है, या तो तुम क्वेश्चन का आंसर जानते हो या तो नहीं जानते हो, ठीक है। जो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, ईदर यू नो इट और ईदर यू डोंट, तो उसमें आपको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। या तो भाई साहब सबके सब लिखोगे, या तो 4 लिखोगे, 1 छोड़ोगे, या तो कुछ भी नहीं लिखोगे, तो आप भाई साहब उसमें क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। इफ यू नो इट राइट इट डाउन एंड मूव ऑन, फटाफट भाई साहब मूव करना है। रही बात आपके पैराग्राफ की, जिसमें हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम पैराग्राफ को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पहले लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, वी गो टू एंड फ्रो, आपका बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं हम, ठीक है। तो ये बैक एंड फोर्थ जाना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उसी पैराग्राफ को जिसको आप लगभग 5 मिनट में निपटा सकते थे, उसमें 10-15 मिनट लग जाते हैं। पैराग्राफ मिला है, ढंग से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा किस लाइन में किस बारे में चर्चा हुई है। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आपका पहले ही नजर क्वेश्चन पे जाता है और फिर आप पैराग्राफ पे टुम करते रहेंगे। ऐसा बस आप एक पैराग्राफ जिसको आप 5 मिनट में निपटा सकते थे, वो खींचकर 15 मिनट का हो जाता है, ठीक है। सो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। दीज आर थिंग्स और वेज दैट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरा यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स सिखाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपका अपने से ही आना चाहिए। The reason why writing skills are goofed up or most of the people do not score is because primarily they mismanage time। सबसे बड़ा फैक्टर है आपका इंग्लिश में या हिंदी में या मराठी में, जो भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स है, आप टाइम को मिसमैनेज करते हैं। और राइटिंग स्किल्स में अच्छे खासे मार्क्स हैं आपके, उतना आपका लिटरेचर में भी नहीं होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिटरेचर छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो, ठीक है। इफ यू आर नॉट मैनेजिंग टाइम, देन नो मैटर हाउ मच writing skills you have or you have acquired, you will not be able to give enough of time to writing skills and you will always score less, ठीक है। इंग्लिश आपको एक मौका दे रहा है स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए। आप देखोगे आपके करिकुलम में जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, वो सिर्फ आपके बूस्टर हैं, ठीक है। वो आपके बूस्टर्स हैं बिकॉज दे विल गिव यू
मतलब आपके लेवल तक 12 तक ये सारे बूस्टर्स हैं, जितने भी आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आप अगर देखेंगे भाई साहब, एक इंग्लिश के पेपर का 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें 10 या 15 मार्क्स ज़्यादा से आपका लिटरेचर आता है, बाकी सब तो आपको मतलब आप समझ लो 60 मार्क्स का तो आप अगर सिर्फ इंग्लिश आती होगी तो स्कोर कर लेंगे, है ना। यू कैन स्कोर 60 मार्क्स विदाउट नोइंग एनीथिंग। ठीक है, बाकी जो आपका ग्रामर है भाई साहब, बाकी आपका समझ ग्रामर पोर्शन भी मैंने छोड़ दिया, तो बाकी तो आपका लिटरेचर है, यू कैन इजीली स्कोर देयर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको इसी स्ट्रैटेजी से सॉल्व करने हैं। टाइम बचाना है राइटिंग स्किल के लिए। अगर आप राइटिंग स्किल को 5-10 मिनट में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आप भाई साहब रॉन्ग ट्रैक पे है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो नेचर की बातें की जा रही है कि नेचर का एक बहुत ही कूल एंड काम और कंपोज्ड एस्पेक्ट भी है, एंड इट हैज गॉट अ डिजास्टर्स एंड अ मॉन्स्टर्स एस्पेक्ट एज वेल। जब भाई साहब बाढ़ आती है, भूकंप आता है या आंधी तूफान आती है, तो वही नेचर बहुत उपद्रव मचा सकता है। डिस्पाइट आर बेस्ट ऑफ केपेबिलिटीज वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर खौफ में आ गए। ठीक है, तो द विंड टीचर्स अस टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव एंड नेवर टू बी स्टैग्नेंट इन लाइफ। ठीक है, तो हवा हमको क्या सिखाता है? उड़ते रहो, है ना, उड़ते रहो भाई साहब, बाइक लो और उड़ते रहो। ठीक है, और उड़ाते भी रहो। खैर, हवा हमको ये सिखाता है कि भाई साहब आपका जीवन स्टैग्नेंट एक जगह पे नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट मूव, तभी आप नई चीज़ों को सीख पाएंगे, नए एक्सपीरियंसेस को गेन कर पाएंगे। और ये जो नई चीज़ों को सीखना या गेन करना होता है एक्सपीरियंस, ये आपके पढ़ाई से चालू होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ लो मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोगों को चिढ़ है ना। तो आप क्या करते होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, गलती से वैसा कभी बुक लेकर बैठ गए पढ़ाई करने के लिए, तो मैथ्स को आप नहीं खोलेंगे, है ना। आप कोई ऐसे सब्जेक्ट को पिकअप करेंगे या ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसमें आप अच्छे हैं पहले से ही। मैं आपको एकदम लिख के ये बता सकता हूँ, एज अ स्टूडेंट यू विल ऑलवेज पिकअप द बुक और ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू आर ऑलरेडी गुड एट। ठीक है, जो चैलेंजेस, ये हमारा मतलब एक नॉर्मल टेंडेंसी है। देयर इज अ नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू ऑलवेज पिक अप द इजी थिंग्स rather than go on twisting or things which are difficult। ठीक है, तो आप मैथ्स को भाई साहब ठीक है, तो ये आपके लिए होगा ही। तो ये लाइफ का जो एक एस्पेक्ट है ये हमारा हमेशा रहेगा, इसीलिए हम शायद मतलब अपने आप को स्टैग्नेंट कर ले रहे हैं। स्टैग्नेंट मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, जो एक जगह पे रुक गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंसी। ठीक है, वाटर टीचर्स अस टू अडैप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में भाई साहब पानी आपका पहाड़ों से भी जा रहा है, प्लेन एरिया से भी जा रहा है, समुंदर में भी जा रहा है, यू विल फाइंड वाटर एवरीवेयर। ठीक है, द सॉइल डिस्पाइट बर्थिंग मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स टीचर्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग डाउन टू अर्थ। आप भाई साहब विनम्र होइए, आप भाई साहब ज्यादा अपने डिसीजंस या लोगों से मतभेद अपने ईगो के लिए मत पालिए। ठीक है, ओके। द टाइडल वेव्स मतलब समुंदर के जो वेव्स हैं, teach us that no matter how high you soar you will eventually come down। ठीक है, तो तुम भाई साहब जितना भी ऊपर जाओ it has to come down। वेव का भाई साहब कैसा होता है? ऐसे ना। ठीक है, no matter how high you actually reach in life you will come down and again you will rise and again you will come down। this is life। ठीक है, never ever has it happened with everyone that they always stay on the top। ठीक है, नीचे आना ऊपर जाना ये चलता ही रहेगा भाई साहब। ठीक है, but instead of giving up you should rise again। each and every being in nature teaches us crucial life lessons। it is up to us to learn from them because nature is the best teacher। तो नेचर हमको कुछ हमेशा समझा रहा है। ठीक है, नेचर हमेशा हमको कुछ टीच कर रहा है। तो इसको कैसे डील करना है इस तरीके के टॉपिक को, कि नेचर पहली बात हमको क्या सिखा सकता है, विंड हमको क्या सिखा सकता है, वाटर हमको क्या सिखा सकता है, एयर हमको क्या सिखा सकता है, सॉइल हमको क्या सिखा सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डील विद दिस इन दिस। तो आप जब भी इस तरीके का टॉपिक मिले, पहले तो अपने फ्रेम ऑफ आइडियाज को पहले गैदर करें कि भाई साहब अभी मेरे को लिखना है नेचर के ऊपर, और सिर्फ नेचर के ऊपर नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख देंगे, नहीं भाई साहब टॉपिक उसका नहीं है। ठीक है, या नेचर में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में लिख देंगे, नहीं, टॉपिक इज नॉट अबाउट दैट। व्हाट इज द थिंग्स दैट यू एक्चुअली हैपन टू गेन फ्रॉम नेचर। नेचर एज अ टीचर हैज टॉट यू मेनी थिंग्स।
ठीक है, आपके पूरे कैरेक्टर में नेचर का बिल्डअप प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू एम्फसाइज हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू गेट अ टॉपिक, हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू नीड टू राइट. आपको लिखना क्या है, नेचर के बारे में लिखना नहीं है, नेचर हमें क्या सिखाता है उसके बारे में लिखना है. नेचर के बारे में लिखना है तो फिर आप बोलेंगे पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो दुनिया भर का ठूस देंगे, विच विल बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ ट्रैक. एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में एक गलती होती है कि भाई साहब आप टॉपिक को समझ ही नहीं पाते हैं और उस टॉपिक के कोरिलेशन में आप कुछ और ही लिख बैठते हैं, ये अक्सर होता है. ठीक है, यहाँ पे नेचर के बारे में अगर बताया गया तो लोग भाई साहब दुनिया भर का अपना लिख देंगे और पोल्यूशन वगैरह सब चीज का बात कर देंगे. नहीं, वी आर नॉट सपोज टू रेफर टू दोज थिंग्स, यू आर जस्ट सपोज टू रेफर टू व्हाट हैज नेचर टॉट यू एज अ ह्यूमन बीइंग. तो नेचर के एलिमेंट्स को उठाइए भाई साहब, नेचर के एलिमेंट्स क्या क्या, नेचर से आपको क्या क्या मिलता है, वाटर, एयर, ठीक है, सनलाइट, किसी भी चीज के बारे में आप लिख सकते हैं. यू कैन एक्चुअली राइट अबाउट एनीथिंग, ठीक है, सनलाइट, ये सारी चीजें, तमाम चीजों के बारे में लिख सकते हैं. इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, क्या मिलता है वो नहीं. अभी आप बोलेंगे भाई साहब नेचर से हमको एयर मिलता है, एयर से ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू राइट हियर. यू डोंट हैव टू एम्फसाइज ऑन साइंस, यू हैव टू एम्फसाइज ऑन द लिटरेचर पार्ट ऑफ इट. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन हाउ टू राइट और डील विथ टॉपिक्स पीपल. ठीक है, कोई भी सवाल आपके दिमाग में अगर चल रहा हो बेखौफ पूछिए, ठीक है, क्योंकि अपन जा रहे हैं अभी दूसरे आर्टिकल पे. ठीक है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच ना जाने अगनवा टेढ़ा, है ना, ये आपने सुना रहेगा. मतलब काम करना नहीं आता है तो आप ब्लेम करेंगे, मतलब नाचना नहीं है तो आंगन ही टेढ़ा होगा इसलिए मैं नहीं नाच पा रहा हूं, है ना. सो अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स. तो जो जिसको भाई साहब वर्कमैनशिप आती नहीं है वो हमेशा अपने टूल्स को ही ब्लेम करेगा, है ना. So this is what we need to write about the topic. First of all, have an understanding about the topic. देखो, जब आप expansion of idea लिखते हैं तो एक चीज का ध्यान रहे, आप एग्जाम्पल्स यूज नहीं कर सकते. उसने ये किया, उसने वो किया, ये सब नहीं होगा भाई साहब. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप नहीं यूज कर सकते. आपको भाई साहब पूरा का पूरा थॉट से ही पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू बेसिकली राइट अबाउट इट. ठीक है, यू आर नॉट नरेटिंग एन इवेंट, यू कैन नॉट टेक एग्जाम्पल्स आउट हियर व्हेनेवर यू आर डूइंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या आर्टिकल राइटिंग. ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते. किसी का एग्जाम्पल उठाकर कोई कहानी बता दी, नहीं कर सकते. ठीक है, आपको एक थीम मिला है और उस थीम पे आपको इलैबोरेट करना है, 4-5 सेंटेंसेस लिखने हैं. तो आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ा अलाइंड होना चाहिए उस थीम के साथ, अदरवाइज यू आर बाउंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. ठीक है, आप भाई साहब भटक जाएंगे और कुछ और ही लिख देंगे. ओके, सो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है भाई साहब. आप बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स. ठीक है, तो पहला तो भाई साहब ये है क्या, ये एक प्रोवर्ब है. ठीक है, प्रोवर्ब मतलब मुहावरा. ठीक है, नाच ना जाने अंगनवा टेढ़ा जैसे हम बोलते हैं, तो वैसा यहाँ पे अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स. सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ प्रोवर्ब. ठीक है, lays emphasis on the importance of accountability. A workman who is bad at his work. तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये किसके बारे में है, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. ठीक है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, ये किस पे है भाई साहब, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. ठीक है, कि आप कितने अकाउंटेबल हैं. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब समझ में आता है, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, द फेमस प्रोवर्ब lays emphasis on the importance of accountability. A workman who is bad at his work blames his tools and not himself. जो भाई साहब खराब काम करता है वो अपने टूल्स को ही ब्लेम करेगा, ना कि अपने आप को. ठीक है, blaming his tools is the workman's way of not owing up to his mistakes. अपने मिस्टेक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना. ठीक है, अरे भाई साहब हमारे एग्जाम में मार्क्स कम आए क्योंकि पता नहीं क्लास में कौन से एक सर थे, पढ़ाते थे, क्या समझ में नहीं आता था. ठीक है, स्कूल में पता नहीं कौन टीचर थे, कुछ समझ में नहीं आता था, बुक्स पता नहीं एनसीईआरटी की फालतू वाली बुक्स हैं. ये दिस इज बेसिकली ब्लेमिंग. ठीक है, दिस इज द ब्लेम गेम दैट वी जनरली प्ले. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. तो ब्लेमिंग हिज टूल्स इज द वर्कमैन्स वे ऑफ नॉट ओइंग अप टू हिज मिस्टेक्स. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई देम एंड रेक्टिफाई देम एज वेल. ठीक है, अदरवाइज यू विल कीप ऑन ब्लेमिंग ऑल योर लाइफ टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड यू. ठीक है, for not taking responsibility for a job done poorly. ठीक है, तो poorly उस जॉब को आपने परफॉर्म किया है जिसके वजह से भाई साहब आपको रिजल्ट नहीं मिला है. ठीक है, the workman does not, ठीक है, the workman does not take ownership for a job done poorly because
he would lose his credibility. ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी क्या होता है कि आप किस तरीके के वर्कमैन हैं. आप अगर जिम्मेदारी उठाते हैं तो आप उसको ठीक से करेंगे. आप अगर जिम्मेदारी अपने टूल्स पे डालते हैं तो आप उसको ठीक से नहीं करेंगे, है ना. whatever was available to you, if you put the blame on that, then you're never going to perform. ठीक है, so that is one thing. Blaming everything and everyone but himself, citing excuses, pointing fingers are the ways the workman tries to cover for his incompetence. ठीक है, नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं हुआ है, अभी हो गया तुम लोग का. ओके, तो जैसे देखो यहां पे अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स आते हैं जब एडमिशन के टाइम पे या इंक्वायरी के टाइम पे या बीच में भी कभी आते हैं, अरे कोरोना के टाइम पे ना सब गड़बड़ हो गया, उसके बाद से ना इसके पढ़ाई में मतलब हमको इम्प्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा है. भाई साहब, ये ब्लेम करना छोड़ दो, ये ब्लेम करना छोड़ दो कि कोरोना के वजह से ये हो गया है. कोरोना में जैसा आपका बच्चा प्रभावित हुआ था वैसे दूसरे बच्चे भी प्रभावित हुए थे. तो अगर आप आज बोल रहे हैं कि वो 2 साल की वजह से इसके पढ़ाई में डिप आया है, इट्स एन एब्सोल्यूट लेम एंड बैड एक्सक्यूज. ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. मेरे पास एक 12th में एक बंदा था, उसका नाम अवनीत यादव है. एंड राइट नाउ ही इज बेसिकली परसुइंग हिज मेडिकल, इज बिकमिंग अ डॉक्टर इन नेक्स्ट 2 years. तो अभी वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं. ठीक है, और कोरोना के टाइम पे भाई साहब क्या हुआ, लाइट जली है, एटम बॉम्ब नहीं गिरा है. इतना कम है ना आपका फोकस भाई साहब, कोई भी एक बाइक गई, व्हाट, वेयर इज योर फोकस भाई साहब, है कि नहीं है. ओ भाई साहब क्या बन गया, लाइट जल गया, ओह देखते हैं भाई साहब क्या बाहर से लाइट जलाएगा. ओ ओके, सो दिस फेलो, ये बंदे ने भाई साहब उस टाइम पे एक बुक नहीं खरीदी, क्योंकि उस टाइम पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने पहली बार ऑनलाइन सारी किताबें रिलीज की थी, और आज भी वैसा ही है, उस टाइम पे रिलीज किया था. देखो, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइट आया, ई बुक लाइब्रेरी आई, जहां से आप आराम से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं. वहां से जो उसने डाउनलोडिंग चालू किया, 2 साल उसने निकाले, एक भी पैसा बुक पे खर्च नहीं किया. ठीक है, एंड ही क्रैक्ड द नीट एग्जामिनेशंस एंड राइट नाउ ही इज बेसिकली परसुइंग हिज डॉक्टरल स्टडीज. ठीक है, सो अभी उसकी जगह पे मैं दूसरों को देखता हूं तो झुआ भर का भाई साहब बैग में बुक खरीद के रखा है, पढ़ने का भाई साहब कुछ हिसाब नहीं, रेफरेंस बुक्स खरीदे. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने तमाम रेफरेंस बुक्स खरीदे भाई साहब, तमाम चीज़ों को किया, लेकिन है कुछ नहीं फायदा. ठीक है, देयर इज नो गेन दैट दे वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम. सो if a person has decided to use an opportunity, he under any circumstances will use it. ठीक है, blaming the opportunity or blaming the circumstances is the same. A bad workman always blames his tools. ठीक है, अगर आप देखोगे न्यूटन का नाम तो आप सबने सुना ही रहेगा, राइट. नाउ व्हेन न्यूटन वाज एक्चुअली परसुइंग हिज कॉलेज स्टडीज, एट दैट टाइम एक प्लेग हुआ था. ठीक है, एक बहुत बड़ा एपिडेमिक, जैसे कोरोना जैसे एपिडेमिक है वैसा उस टाइम पे भी हुआ था, और उस टाइम पे भी लॉकडाउन हुआ था. और न्यूटन के टाइम पे लॉकडाउन लगभग 2 सालों का था. ठीक है, 2 नहीं 3 सालों का था. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दीज 3 years उन्होंने भाई साहब अपने एक बंद कमरे में सारे रिसर्चेस और फॉर्मूलेज निकाले. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यूटन इन फिजिक्स हैपेंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स. आज की तारीख में जो भी फॉर्मूला पढ़ते हो आप, जो भी थ्योरम पढ़ते हो, वो सारे इस टाइम पे रिलीज हुए थे. उन्होंने इतनी ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में लगा दिया. शायद अगर वो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाते रहते तो शायद इन एक्सपेरिमेंट्स या इन थियरम्स या इन थियरीज के बारे में टाइम ये नहीं निकाल पाते. ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कॉलेज नहीं जा रहे थे, उनको टाइम मिला और उस टाइम का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया. ठीक है, और आपके फिजिक्स या साइंस में 7-8 चैप्टर ऐसे ही बढ़ गए भाई साहब, है ना. पहले क्या कम था, अभी न्यूटन के चलते 6-7 चैप्टर और बढ़ गए, और ये भाई साहब न्यूटन आप 12 तक चलता ही रहेगा. ठीक है, सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज अपॉर्चुनिटीज. लोग अपॉर्चुनिटीज को यूज करना आना चाहिए आपको. अपॉर्चुनिटीज को अगर ब्लेम करते रहेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, अ वर्कमैन blames his tools. This story is going to go forever. ठीक है, that the workman will keep on blaming his tools. This proverb is suitable for people who lack certain skill sets or qualities, and instead of improving themselves, they make excuses by blaming their product or performance or external factors. इन सारी तमाम चीजों को वो कंटिन्यूअसली ब्लेम करते रहेंगे. ठीक है, या तो सर्कमस्टेंसेस को,
या तो अपॉर्चुनिटीज को, या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को, या तो भाई साहब अपने रिलेटिव्स को, या तो फ्रेंड्स को, या तो भाई साहब मम्मी पापा को. There is a constant blame game that will keep on happening if people are not able to harp on the opportunities that they gain. So this is what we mean, a bad workman blames his tools. तो अगेन आपको आर्टिकल को पहले समझना है. ज्यादा करके जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आपके प्रोवर्ब्स पे होते हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रोवर्ब्स, और ये प्रोवर्ब्स भाई साहब आपके जो होते हैं, ठीक है, दीज प्रोवर्ब्स आपके इंग्लिश में होते हैं. और इन प्रोवर्ब्स को पहले देखो, पहला ही आप कैसे स्टार्ट करो, दिस प्रोवर्ब मीन्स दिस, ऐसा, ठीक है. जैसे यहां पे देखो, दिस फेमस प्रोवर्ब लेज एम्फसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी, ठीक है. आपको कोई काम करना है तो आप उसको जिम्मेदारी से कीजिए, ठीक है. टूल्स को ब्लेम मत कीजिए, सरकमस्टेंसेस को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है. अगर किसी काम की जिम्मेदारी आपने ली है तो उसको जिम्मेदारी से निभाइए. अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. सो पीपल हु वांट टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी, people who want to avoid responsibility will always put the blame on the tools that are being used, ठीक है, rather than claiming the accountability for the work done, ठीक है. देखो, आप अगर कोई काम कर रहे होंगे तो या तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, या तो अनसक्सेसफुल होंगे, या तो मॉडरेटली सक्सेसफुल होंगे. ये तीन चीजें तो होंगी, है ना. तो इन सब के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ना कि टूल्स पे, ठीक है. अरे भाई साहब लाइट नहीं थी, काम नहीं हो पाया. अरे भाई साहब लाइट चली गई थी, पढ़ाई नहीं हो पाई, ठीक है. अरे कोरोना में 2 साल थे, हम डफर हो गए. ये सब भाई साहब रोना पिटारा खत्म कीजिए, खुद भी खत्म कीजिए, और अपने पेरेंट्स भी अगर आपके ये बोल रहे हैं तो उस पर भी विश्वास करना छोड़ दीजिए. पेरेंट्स को ऐसा लगता है, और अक्सर ये मेरा फीडबैक है कि अक्सर मैंने देखा है कि कोरोना पे, अरे कुछ नहीं हुआ है भाई साहब कोरोना पे. अगर हमारे टाइम पे ये ऐसा होता तो हम तो भाई साहब घर में ही लॉक रहते, हमारा तो पूरा पढ़ाई ठप हो गया होता. आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी चला तो है ना. 30% रिडक्शन सिलेबस में हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है ना, ठीक है. और स्कूल में भी जाकर भाई साहब कौन से दिग्गज बन गए, ठीक है. मतलब उतने साल में अगर तुम स्कूल में भी जाते तो शायद उतने ही पीछे रहते. तो प्रॉब्लम ये है कि हमको एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ना कि सर्कमस्टेंसेस को. दैट्स व्हाट दिस मीन्स, ठीक है. इसको अगर आपको अपनी भाषा में लिखना है, आपको ऑब्वियसली अपनी भाषा में लिखना है, तो आपका थॉट प्रोसेस बड़ा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए. पहले तो जो भी आपको टॉपिक मिला है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, और ये सारी तमाम चीज़ों को करने के लिए आपको पहली बात चाहिए होगा टाइम, जिसके लिए आपका इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज का पेपर बहुत इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए. आप अगर इस चीज़ को आपको लिखने दिया जाए और आपके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे हो, आप कितना स्कोर कर लोगे 5 मार्क्स के इस राइटिंग स्किल में? आप 1 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाओगे. 2 मिनट में आप सोचोगे क्या और लिखोगे क्या? और अगर कुछ लिख भी डाला तो 100% चांसेस है कि उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स निकलेंगे, राइट. लेकिन इसी चीज को अगर आप बाकायदा 10 या 15 मिनट का टाइम लेकर करो तो यू विल रीच समवेयर. सोच कर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर और फिर लिखो, देन यू विल रीच समवेयर, ठीक है. देखो, इंग्लिश को सिर्फ ग्रामर से आप इंप्रूव नहीं कर सकते. आप अगर ग्रामर के सारे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस जानते हो और आप इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख सकोगे, ऐसा जरूरी नहीं है. ग्रामर जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रामर को जानकर आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते. अच्छा राइटर वो है जो अपने थॉट्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए, सही कॉन्टेक्स्ट में सजाकर प्रस्तुत कर पाए, ठीक है. सो सिर्फ ग्रामर जानकर आप इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को जान नहीं सकते. ग्रामर इज अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स, बट हाउ यू राइट योर थॉट्स इज बेसिकली हाउ यू कनेक्ट विद इट, ठीक है. आपका कितना, देखो, इंग्लिश को अगर आपको वाकायदा डेवलप करना है ना, तो यू रीड बुक्स इन इंग्लिश. आप भाई साहब बुक्स पढ़ो इंग्लिश की. ऑब्वियसली आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो तो आपके तमाम जितने भी बुक्स हैं वो सब इंग्लिश में ही हैं और उनमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. तो अगर आपने उसको भी ठीक से पढ़ा रहेगा, NCERT SCERT जो भी है उसको भी अगर आपने ठीक से पढ़ा रहेगा, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. दूसरा जरिया ये है कि थोड़ा बहुत आउटसाइड रीडिंग करना चालू कीजिए. इज देयर एनीबडी इन दिस रूम who has ever tried to read a novel or maybe a story book in English, Hindi or Marathi apart from the course book that has been available to you? Which book? Harry Potter. Harry Potter, okay. Anybody else? Harry Potter, okay. Anybody else? Biography. Biography of
रोनाल्डो, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और एनीवन एल्स? ये थोड़ी बहुत अगर आप ऐसा करेंगे ना, आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं उस सब्जेक्ट पे भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप 12 साल की पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई किए जा रहे हैं क्योंकि वो चीज आपको करना है, बट उसको आप यूज करना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपका राइटिंग स्किल हो या कुछ भी हो, आपका मतलब आपका इंग्लिश के साथ क्या क्या ताल्लुकात हैं? ओनली व्हेन यू आर रीडिंग, ओनली व्हेन यू आर स्टडिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ आर यू यूजिंग इट? आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड सम बुक्स दैट यू बेसिकली रेफर टू। भाई आपका जीवन जो है बहुत छोटा हो चुका है। हमारे टाइम पे भाई साहब ये इंटरनेट नहीं था, तो मेरे खुद का, और मैं अपनी खुद की कहानी बोल रहा हूँ आपको, हमारे पास कम से कम 4-5 लाइब्रेरी के कार्ड्स होते थे। और ये मैं नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। किसी भी स्टूडेंट के पास कम से कम ना, तेरे पास कितने रे, तेरे पास कितने रे, ऐसा था हमारा कंपटीशन। क्योंकि हमारे पास और कोई एक्सेस ही नहीं था। हमारे पास अगर कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो हम लाइब्रेरी में जाना एक बहुत कॉमन सी चीज थी, जो आज की तारीख में लुप्त प्राय हो चुका है। ये आपको मालूम है कैमोडे में कितने लाइब्रेरीज हैं? हैज एनीबडी विजिटेड ए लाइब्रेरी सो फार? नहीं, नहीं है ना भाई साहब। और हमारे टाइम पे लाइब्रेरी मतलब हर गली कोने में आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाना एक अच्छा चीज माना जाता था। ठीक है, इट वॉज इनकरेज बाई पेरेंट्स एज वेल। आप आज आप 8th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, मैं बाकायदा बोल सकता हूँ जीवन में कभी आपने लाइब्रेरी विजिट नहीं किया है, which is a very sad and sorry state of affairs, which means that you do not have inculcated in yourself the culture of reading. ठीक है, और इसी की वजह से इसका इम्पैक्ट आपको राइटिंग स्किल्स में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ट्राई एंड एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस पीपल। कहीं ना कहीं किसी चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज आपके पास चलो लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं है, ये बोलना तो गलत होगा। लाइब्रेरी जाने में इंटरेस्ट नहीं है, शायद थोड़ा सही होगा। लाइब्रेरी जाना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल 100% सही है। चलो घर बैठे ही आपके इंटरनेट से ही आप बहुत सारे बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लिंक्स हैं आपको। अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपको भाई साहब चाहे तो राय, यू विल गेट। और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। कहाँ भाई साहब मारे फिरते रहो लाइब्रेरी कार्ड बनाने में या उसका मेंबरशिप भरने में। आपको फ्री में कितनी सारी बुक्स आज की तारीख में मिल जाती हैं, जिसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। हर एक बुक का एक प्लॉट होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, और उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज में तो वृद्धि होगी, आपका ग्रामर और आपका इंग्लिश जो भी जिस भी सब्जेक्ट में लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। तीसरा काम है भाई साहब, अगर घर में न्यूज़पेपर आता रहेगा तो। आजकल अगेन न्यूज़पेपर का चलन भी बहुत बंद हो गया है। ठीक है, हमारे टाइम पे भाई साहब न्यूज़पेपर बहुत एसेंशियल होता था। हर घर में न्यूज़पेपर आता था, चाहे वो लोकल लैंग्वेज में हो और चाहे वो इंग्लिश में हो। न्यूज़पेपर का जो इंग्लिश होता है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज हाउ इंग्लिश शुड बी रिटन। ऑटोमेटिकली वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, दैट विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। सो दीज आर द थिंग्स। सो अगर आप भाई साहब इसकी बात कर रहे हैं दैट इज राइटिंग स्किल्स में, जिसमें हम इंग्लिश के आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक को समझिए। दूसरा भाई साहब अपने आइडियाज को फ्रेम कीजिए, चाहे तो भाई साहब पॉइंट वाइज लिख लीजिए और उसके बाद लिखिए। लेकिन इन सब को करने के लिए आपको टाइम चाहिए रहेगा, और टाइम आप तभी दे पाएंगे जब टाइम को आप बचा पाएंगे। और टाइम को आप बचा पाएंगे तब जब आप अपने पूरे पेपर को प्लान करें। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट फॉर द अदर थिंग। बी द चेंज यू वांट टू सी। बहुत बढ़िया भाई साहब, सब कुछ सही लगता है ना। बी द चेंज यू वांट टू सी। जो चेंज आप दूसरों में या अपने आसपास देखना चाहते हैं, पहले उस चेंज को अपने पास, अपने अंदर जागरूक कीजिए। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू सी पीपल creating a mess or around you, don't create a mess by yourself. आप कचरा मत फेंकिए इधर उधर, लोग भी कचरा नहीं फेंकेंगे। ठीक है, so that is how it is. We must first change ourselves in order to change the thoughts of a society. तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो समाज को सुधारने में जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने को सुधारने में उनका कोई प्रयास नहीं होता है। सो ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है। ठीक है, सो वी मस्ट फर्स्ट चेंज आवरसेल्व्स। पहले खुद से शुरुआत करो। जिस चेंज को तुम सोसाइटी में देखना चाहते हो, उस चेंज को पहले खुद से शुरुआत करो। ठीक है, वी ऑल प्रीच वेरियस स्लोगन्स,
सेव द गर्ल चाइल्ड, ग्रीन इंडिया, बैन प्लास्टिक, सेव द एनवायरमेंट, ये बड़े बड़े स्लोगन्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, बट ओनली अ फ्यू ऑफ अस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दीज कॉजेस, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं इस कॉज में, ठीक है। तो ग्रीन इंडिया, बैन प्लास्टिक, सेव द गर्ल चाइल्ड, सेव द एनवायरमेंट एंड सो ऑन, but only a few of us contribute towards these causes. It is true that changing the thoughts of a society is a Herculean task. Herculean task क्या होता है भाई साहब? हरक्यूलिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे, ऐसा इमेजिनरी है ग्रीक माइथोलॉजी में। ये भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे, 4-5 शेरों को एक साथ मार सकते हैं, ऐसा कोई थे भाई साहब, ठीक है, मतलब एक माइथोलॉजी क्रिएशन है, ठीक है। तो हरक्यूलियन टास्क मतलब क्या है भाई साहब? चेंजिंग द थॉट्स ऑफ द सोसाइटी, पूरे सोसाइटी का सोच बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हरक्यूलियन टास्क। यही करते रहो भाई साहब, हमारे लिए यही हरक्यूलियन टास्क। ओके, सो यहाँ पे बी द चेंज यू वांट टू सी, तो भाई हमारे आसपास हम देखते हैं बहुत सारे स्लोगन्स या बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके भाई साहब अलग अलग फ्रेजेस हैं, सेव द गर्ल चाइल्ड, ग्रीन इंडिया या पोल्यूशन फ्री इंडिया, बैन प्लास्टिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको ये सारे चेंजेस देखने हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की या रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद इंडिविजुअल पे है, ठीक है। इट स्टार्ट्स ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। इफ वी हम समझ लो एक पानी का बोतल पानी पीकर भाई साहब इधर ही फेंक रहे हैं, ठीक है, तो शायद हम ये बोलेंगे कि भाई मेरे एक बोतल फेंकने से क्या होता है, पूरी दुनिया तो फेंक रही है, ठीक है। लेकिन आपके खुद के कंट्रीब्यूशन से अगर ये स्टार्ट नहीं होगा, if you do not take the individual responsibility on yourself for a particular movement, then obviously you cannot expect the same for the society or the government to do for you, ठीक है। सो ये शुरुआत जो है ये हमारे से होनी चाहिए। सोसाइटी इंप्रूव हो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, लेकिन हम इंप्रूव हो ये एक इजी टास्क है, ठीक है। और अगर सबने ये समझ लिया तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, ऑन दीज एस्पेक्ट्स। However, if one person is successful in doing so, then he can bring about a revolution. Even if we understand all these issues and our responsibility towards them on a personal or individual level, we will be making a drastic change in the society. ठीक है? Mahatma Gandhi himself molded the views of society towards justice and non-violence. But to do so, he first changed himself, proving that a good leader can change the entire nation. So he first changed himself, ठीक है, उन्होंने खुद में पहले परिवर्तन लाया, and only then people were able to follow him and make a change. Similarly, we need to change ourselves and mend our ways. Let us throw our wrappers in dustbins. तो हमारे जितने भी रैपर्स हैं या जितनी भी चीजें हैं, let's throw them in the dustbins. Turn off our taps while brushing and so on. ठीक है, अगर हम भाई साहब ब्रश कर रहे हैं तो let's say turn off our taps. Let's work for the Swachh Bharat Abhiyan and other social movements, spread awareness and be the change that we want to see. ठीक है, जितनी भी चेंजेस आप पहले समाज के स्तर पे या नेशन के स्तर पे या स्टेट के स्तर पे या अपने रीजन के स्तर पे देखना चाहते हैं, वो सारे चेंजेस पहले आपके स्तर पे इनिशिएट होने चाहिए। दे शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम यू। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एन आर्टिकल राइटिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्टोरी राइटिंग है भाई साहब? हाँ, स्टोरी राइटिंग है, नहीं है? नहीं है, बहुत बढ़िया भाई साहब। लेटर राइटिंग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं पीपल। लेटर राइटिंग तो होगा है कि नहीं भाई साहब? ओके, लेटर राइटिंग में क्या होता है? एक फॉर्मल होता है, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो आप किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल मतलब आप अपने रिलेटिव्स को या दोस्तों को लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों ही लेटर्स में अगर आप देखने जाओगे तो काफी सारा फॉर्मेट का अगर फॉलोइंग आपका ठीक से हो रहा होगा, देन यू विल बी गेनिंग मार्क्स। ठीक है, और लेटर राइटिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्किल्स। ठीक है, बिकॉज इन लेटर राइटिंग यू कैन एक्चुअली स्कोर मार्क्स। ठीक है, अगर आपने इसको सही सही किया तो आपके फॉर्मेट में ही मार्क्स आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर दिस, ठीक है, रिसाइडिंग एट दिस एंड दिस, अटेम्प्ट एनी वन लेटर बेस्ड ऑन द गिवन एडवर्टाइजमेंट। तो एक एड दिया हुआ है जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स।
डोनेट ब्लड, सेव लाइफ, ब्लड मीन्स लाइफ, हायर रिक्वायरमेंट, अ नोबल वर्क, कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन मेनी फेसेस। ठीक है, ये आपका वेन्यू है जहां पे ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। यहाँ पे आपका फॉर्मल लेटर है और ये आपका भाई साहब है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, ओके। सो ये आपका देखो, जैसे अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप जो लायंस कप के सेक्रेटरी हैं उनको आप भाई साहब क्या लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन सच एंड सच डे। ठीक है, अभी देखो चालाकी क्या बरतनी है भाई साहब, कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, पहला जो है आप ये वाला एड्रेस को ठीक से लिखिए। ये वाला एड्रेस किसका एड्रेस होगा भाई साहब, सेंडर्स एड्रेस है ना, दिस विल बी द सेंडर्स एड्रेस, आपके खुद का एड्रेस है ये। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़िए और डेट को हमेशा आप किस में लिखेंगे, वर्ड फॉर्मेट में। डेट ऑलवेज हैज टू बी रिटन इन अ वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, जैसे 1 मार्च 2019 आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यू विल नेवर राइट इट इन दिस वे, इट इज रॉन्ग। ठीक है, यू विल ऑलवेज हैव टू राइट इट इन अ वर्ड फॉर्मेट, 1 मार्च 2019, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो आप लिख रहे हैं कैपिटल लेटर्स यूज मत कीजिएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स यहां पे यूज हो सकता है या फर्स्ट और सेकंड लेटर में कैपिटल लेटर यूज हो सकता है, लेकिन शिवाजी नगर को भाई साहब आप ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। शिवाजी नगर का ऐसा लिखना, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पुणे को भी भाई साहब आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। क्लियर है, वी आर सपोज टू राइट ओनली द फर्स्ट लेटर एज कैपिटल, यू आर नॉट सपोज टू राइट द एंटायर लेटर्स इन कैपिटल। ये सब बड़े आसानी से मैनेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे एक लाइन आपने छोड़ा, फिर एक लाइन आपने छोड़ा, फिर द सेक्रेटरी लायंस कप पुणे, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माय नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप। तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका रिस्पेक्टेड सर, आई मिस्टर दीपेश शास्त्री, एज्ड 18 ईयर्स, एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माय नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन ऑन द 5 मार्च एट FC रोड पुणे। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या किया है, देखो जो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसी को यूज किया है। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी भाई साहब, ठीक है, आपका नाम यहां पे दिया हुआ था उसको आपने यूज किया, और क्या था, ये सारी चीजों को यूज किया, एक सेंटेंस आपने जोड़ दिया इन सारी चीजों को यूज करते हुए। आपको एक मतलब समझ रहे हैं, चीजों का फायदा उठाना है आपको लेटर का लेंथ तो रखना है एक छोटा मोटा ना, उसमें आपको एक लाइन सिर्फ जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उसी से दिखा सकते हैं। ठीक है, एक दो लाइन तो भाई साहब ऐसे ही हो गए। देखो, आई मिस्टर दीपेश शास्त्री एज 18 ईयर्स, 18 ईयर्स क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज बिफोर 18 यू कैन नॉट डोनेट ब्लड। ठीक है, ओके, आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माई नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन ऑन द 5 मार्च एट FC रोड पुणे। ये डिटेल तो आपको दिया ही हुआ था, आपने सिर्फ उसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड दैट डोनेटिंग ब्लड इज इक्वलेंट टू सेविंग लाइव्स, as there is always a higher requirement of blood than is available in blood banks to meet medical emergencies. Donating blood is a human gesture. तो यहाँ पे भाई साहब आप तमाम तरीकों से लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप यहाँ पे सिर्फ आपका थोड़ा सा ग्रामर, लैंग्वेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस का स्किल सेट यूज हो रहा है। ठीक है, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई नो दैट डोनेटिंग ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द मेडिकल इमरजेंसीज मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स एक्चुअली रन शॉर्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। एंड डोनेटिंग ब्लड डेफिनेटली हेल्प्स सेव अस अ लॉट ऑफ लाइव्स एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द किथ एंड किन और द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली नीड्स इट। ठीक है, क्लियर है। सिंस I live in a residential locality on JM Road, quite close to Ferguson College. I shall be there at 11 AM for donation at the Intermediate Avenue. I would like to thank you for your noble cause for setting up the camp. ठीक है, तो मैं आपको थैंक यू जना रहा हूं क्योंकि आपने ऐसा एक नोबल कॉज को सपोर्ट करते हुए कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आई विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे आप हमेशा से ही फेथफुली या सिंसियरली में क्लोज करेंगे, किसमें, फॉर्मल लेटर्स में। फॉर्मल लेटर्स में ऑलवेज क्लोज विद द सिंसियरली। ठीक है, क्लियर है। इनफॉर्मल में आप लविंगली लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग द लेटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया, जीवन में अय्याशियां कीजिए भाई साहब। चलिए, ओके, सो बच्चा पार्टी, बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लेटर में ना एक चीज पे आप खेल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, मेक इट इंफॉर्मेटिव। ठीक है भाई साहब, टाइम को यूज कर सकते हो, वेन्यू को यूज कर सकते हो, इस सब से चीजें आप 2-3 लाइन तो भर ही दोगे। ठीक है,
तो ये चीज़ें ना पैरेलल चलनी चाहिए आपके दिमाग में कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेटर का, इन चीज़ों को कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है। कोई भी ग्रामर में या कोई भी राइटिंग में यहाँ पे तुर्रम खान नहीं है, लेकिन सिचुएशन को आप अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्राई एंड यूज़ द सिचुएशन टू योर एडवांटेज। ओके, यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष और मनीषा अपीलिंग हिम और हर टू डोनेट जेनरसली। मतलब आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि तू भाई ब्लड डोनेट कर, ठीक है। तो हम दोनों भी लेटर्स देखते हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट और सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। ओके चलो भाई साहब, तो यहां पे भाई साहब जैसा देखो लेटर का फॉर्मेट अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली समझने में भी कुछ नहीं है, आप बचपन से इसको लिखते आ रहे हैं। अगर अभी भी आपको समझने में प्रयास करना पड़ रहा है मतलब आप बहुत कमजोर हैं, ठीक है। फिर भी ठीक है, ये आपका भाई साहब ये वाला किसका एड्रेस हो जाएगा भाई साहब, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे डेट। ये डेट जो है आपका वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, डेट आपका वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। आप भाई साहब कभी भी डेट को ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे मार्क्स कट जाएंगे आपके। दूसरी बात, ठीक है, आप जब लेटर में ये लिख रहे हैं सारा कैपिटल लेटर में कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे शिवाजी नगर है, आप इसको भाई साहब ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, ऐसे नहीं लिखेंगे भाई साहब, यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट लाइक दिस पीपल, मार्क्स कट हो जाएंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो मतलब जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसका जो पहला या जितने भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, लेकिन एंटायर वर्ड को कैपिटल में नहीं लिखना है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जैसे जेएम रोड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप जेएम रोड, ये जे और एम को कैपिटल में लिखा है और आर को कैपिटल लिखा है, लेकिन ओ ए डी को आपने कैपिटल में नहीं लिखा है, ठीक है। डोंट एवर डू दिस, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं जब अगर आपको सिंपल चीजें मालूम हो तो, ठीक है। यहाँ पे एक आप लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और वर्ड फॉर्मेट में क्यों डेट लिखते हैं, आई गेस एवरीबॉडी इज अवेयर। आप जब मेल्स यूज करते हैं तो ज्यादा करके मेल्स आप पे कैलिब्रेटेड होते हैं एज पर यूएस कैलेंडर, और यूएस कैलेंडर में फॉर्मेट क्या है, डी MMYY नहीं है, MMDDYY है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम डेट को वर्ड फॉर्मेट में लिख रहे हैं। इसके बाद टू द सेक्रेटरी, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसी के नाम पे नहीं जाएगा, किसी के पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। द फॉर्मल लेटर विल नेवर बी एड्रेस टू एनीबॉडीज नेम, इट विल किसको आप अच्छे से जानते भी होगे तो उसका नाम नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, उसके पोजीशन पे जाएगा। इट विल ऑलवेज बी को रिलेटेड टू द पोजीशन। आपके खुद के स्कूल के प्रिंसिपल का नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर उनको भी आप लेटर लिख रहे होंगे तो टू द प्रिंसिपल ही लिखेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू राइट हिज और हर नेम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आप सिडको के ऑफिशियल का नाम ना जानते हो, बीएमसी के ऑफिशियल का नाम ना जानते हो, किसी लायंस क्लब के सेक्रेटरी का ऑफिशियल का नाम ना जानते हो, लेकिन अपने टीचर का या अपने प्रिंसिपल का नाम तो जानते ही होंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू कैन पुट द नेम देयर, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू, you are just going to address the letter to the position. Formal letters are always addressed to the position and not to the person, ठीक है। पर्सन को एड्रेस नहीं होता, ये पोजीशन को एड्रेस होता है, ठीक है। ओके, तो आपका सेक्रेटरी लायंस क्लब कॉमा पूना, ठीक है। सब्जेक्ट भाई साहब अभी देखो आप कैसे हेल्प को ले सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, सीधा सीधा भैया जाइए यहाँ पे टॉपिक देखिए, राइट अ लेटर टू द दिस इज requesting him to enroll your name for the blood donation camp. Request to enroll, कुछ गधे लोग ऐसे होते हैं कि इसी को कॉपी करके लिख देंगे, लेकिन कॉपी करने के टाइम पे योर को भी कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। रिक्वेस्ट टू एनरोल माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, थोड़ा तो भाई साहब आपको रैशनली चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उसी का कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। यहां पे था योर नेम, आप लिखेंगे माई नेम इन द सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद रिक्वेस्टिंग नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माई नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। लेटर जितना साफ सुथरा होगा, आपने कभी टॉपर्स के नोट्स देखे हैं, टॉपर्स का आंसर्स देखा है, ठीक है। आप देखोगे उनके आंसर्स में खिंची-पुची नहीं रहता है, ठीक है। आप अलग अलग बुक्स में देखोगे टॉपर्स लोगों ने जो आंसर्स लिखे हैं उनका प्रिंट निकलता है एंड इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। जितना आप साफ सुथरा रखेंगे एग्जामिनर को भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है, एंड वो इंप्रेशन भी आपका कास्ट होगा, ठीक है।
तो प्लीज़ हैव इट, मतलब अपने आप के अपने थॉट्स को पूरी से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, उसके बाद लिखिए। आप कच्चा पूची करेंगे भाई साहब तो आपके मार्क्स जाने के संभावनाएं हैं, ठीक है। ओके, रिस्पेक्टेड सर मैडम वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, ठीक है। अभी देखो आप फिर से कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, आप ये हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और आप इस चीज पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बस बन गया तुम्हारा 2 लाइन, ठीक है। चलिए देखो वही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आई मिस्टर दीपेश शास्त्री एज 18 ईयर्स, वाई आर यू सेइंग एज 18 ईयर्स? हाँ, ब्लड डोनेशन के लिए भाई साहब आपका 18 साल होना चाहिए, ठीक है। आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माई सेल्फ फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन ऑन द 5th of March एट FC रोड, फर्गसन कॉलेज लिखना चाहते हैं तो फर्गसन कॉलेज लिखिए भाई साहब, और लंबा हो जाएगा, ठीक है, रोड पूना, ठीक है, ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो टाइम, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं। तो आपको भाई साहब देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज करते ही आप भाई साहब 2-3 लाइन ऐसे ही निपटा लेंगे, ठीक है। अभी आता है आपका भाई साहब राइटिंग स्किल का मेन पार्ट, ठीक है, जहां पे आप अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ग्रामर, ऐसा नहीं है कि भाई साहब यहां पे आपने ग्रामर नहीं देखा है, लेकिन दिस इज प्रीटी मच इजी। लेकिन अभी जो आप लिखने वाले हैं द मेन बॉडी ऑफ द लेटर दैट हैज टू बी, मतलब उतना ही आपको सोचना है लेटर में, उतना ही आपको सोचना है। ये सब तो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, विदाउट एनी एरर्स ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ओपनिंग, सैल्यूटेशन, क्लोज, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली आपका इन प्लेस होना ही चाहिए। अभी आपका आता है भाई साहब स्किल, ठीक है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड डोनेटिंग ब्लड इज इक्वलेंट टू सेविंग लाइव्स एज देयर इज ऑलवेज अ हायर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड देन इज अवेलेबल इन ब्लड बैंक्स टू मीट मेडिकल इमरजेंसीज। अलग अलग तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। I know that you have taken up a noble cause to make blood available because we all are aware that blood banks do not ever have the required amount of blood to support medical emergencies, or there is always a shortage of blood in blood banks to support medical emergencies. It's a very well known fact that blood banks will always run short of the required amount, ठीक है, because people do not donate blood as they should be regularly, ठीक है। People are not regular in donating bloods and hence blood banks always fall short of the required amount, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ों को आप, मतलब एक सिचुएशन को आप बता रहे हैं, जिस सिचुएशन पे ये लेटर है, ये सिचुएशन है, और कैसे आप इस नोबल कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, डोनेटिंग ब्लड इज अ ह्यूमन जेस्चर दैट कैन ब्रिंग स्माइल्स नॉट जस्ट टू द पेशेंट्स बट ऑल्सो टू देयर किथ एंड किन। किथ एंड किन, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। किथ एंड किन मतलब होता है आपके रिलेटिव्स, ठीक है। तो अगर कोई इंसान पीड़ित है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, एनी मेडिकल इमरजेंसी है जिसके वजह से ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली उसके फैमिली वाले भी खुश होंगे कि अगर आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। आपको ब्लड बैंक का, जैसे आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ टॉपिक हियर, बट डू यू अंडरस्टैंड हाउ ब्लड बैंक्स ऑपरेट? क्या क्या समझते हैं आप? हाँ, तो समझ लो अगर मेरे को चाहिए एक ब्लड का ग्रुप, तो फिर ओके, चलिए, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हाउ डू द ब्लड बैंक्स ऑपरेट। तो लेट्स से आई एम गेटिंग ऑपरेटेड और मैं ए पॉजिटिव हूँ, तो मुझे ए पॉजिटिव का ब्लड चाहिए, तो क्या अभी पब्लिक ढूंढते फिरेगी ए पॉजिटिव कौन है, ए पॉजिटिव कौन है, ऐसा होगा? या जब तक कोई ए पॉजिटिव ना देगा तब तक मुझे बचाया नहीं जा सकता, ऐसा होगा? नहीं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ए पॉजिटिव, मेरे को ए पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड बैंक से मेरे लिए अवेलेबल कराया जाएगा। ब्लड बैंक से, हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक से भाई साहब आप ए पॉजिटिव, लेकिन समझ लो 1 बोतल खून लगा या 2 बोतल खून लगा, दैट अमाउंट ऑफ ब्लड हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड। तो जनरली अगर आप बोलेंगे भाई साहब ए पॉजिटिव कहाँ से ढूंढूँ, नहीं, कोई दूसरा इंसान भी आकर, कोई बी पॉजिटिव का हो या बी नेगेटिव का हो, वो भी आकर अपना ब्लड डोनेट करके जा सकता है, ठीक है। दैट्स हाउ द प्रोसीजर इज़। मेरी मॉम का ऑपरेशन हुआ था और उस टाइम पे भी मतलब मेरे किसी मतलब पहचान के इंसान ने ही आकर ब्लड डोनेट करने की मतलब वो दिया था कि आप 1 बोतल की दीजिए, मैं 1 बोतल देता हूँ, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप जितना भी ब्लड लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी ग्रुप का ब्लड आपको मिले, लेकिन ब्लड बैंक को उतने ही ब्लड से भरना रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप खून खरीद ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा नियम है कि जितना भी आपने लिया, 2 बोतल, 1 बोतल, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट रहा,
उतना ही आप भर भी दें, ज़रूरी नहीं कि आप सेम ग्रुप से भर रहे हैं, ठीक है। खैर ये तो दूसरी बात थी। ओके, सो डोनेटिंग ब्लड इज अ ह्यूमन जेस्चर, यू आर ट्राइंग टू सेव फ्रॉम द इवेंचुअलिटी अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। सो डोनेटिंग ब्लड डेफिनेटली गोज अ लॉन्ग वे इन प्रोक्लेमिंग योर नेचर टू सेव ह्यूमंस, ठीक है, इन प्रोक्लेमिंग योर जेस्चर फॉर ह्यूमंस, ठीक है। जेस्चर मतलब क्या होता है, एक इशारा, ठीक है, एक इशारा जो मतलब नोबल कॉज के लिए हो, ठीक है, दैट कैन ब्रिंग स्माइल्स नॉट जस्ट टू द पेशेंट्स बट ऑल्सो टू देयर किथ एंड किन। तो उनके जो रिलेटिव्स होंगे उनके चेहरे पे भी भाई साहब हंसी ला सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स इन दिस रिगार्ड, तो मेरा मानना है कि हर एक ड्रॉप भाई साहब इंपॉर्टेंट है इस मामले में, ठीक है। तो अभी देखिए ये वाला देखो, पूरा में ना इतना ही आपका राइटिंग स्किल यूज हुआ है, इसीलिए लेटर को कभी भी मत छोड़ना, बहुत इजीली स्कोरेबल है, ठीक है। फॉर्मेट आपने संभाल लिया ना, बाकी 4-5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं कायदे से, बाकी तो सब आप भर रहे हैं, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी तो सब आप भाई साहब भर रहे हैं, सिर्फ 2-3-4 सेंटेंसेस को आपने अगर अपने से संभाल लिया, पूरा लेटर बैठ जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? इसको सिंपल रखो, ठीक है। और इसको भाई साहब, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि ब्लड डोनेशन क्यों होना चाहिए, आप बेसिकली इन अ वे यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली इनकरेज दिस पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप, ठीक है। और यही आप बोल रहे हैं, सिंस आई लिव इन अ रेसिडेंशियल लोकेलिटी ऑन JM रोड, जहां पे भाई साहब ये हो रहा है, क्लोज टू फर्गसन कॉलेज, अगेन देखो आप इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं स्मार्टली, आई शेल बी देयर एट 11 AM, वहां पे देखो टाइमिंग दिया हुआ है 11 बजे से चालू हो रहा है, ठीक है, फॉर ब्लड डोनेशन एट द इंटीमेटेड वेन्यू बोल सकते हैं, या एट द इन्फॉर्म्ड वेन्यू, ये सब भी आप इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसी को यूज करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर नोबल कॉज ऑफ सेटिंग अप द कैंप, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर नोबल कॉज दैट यू आर डूइंग फॉर सेटिंग अप द कैंप, योर सिंसियरली लिख दीजिए, ये सबके लिए चलता है। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप सिर्फ दीपेश लिख सकते हैं अपना नाम, अगर आप अगर फॉर्मल लिख रहे हैं तो आपको नाम के साथ सरनेम जोड़ना पड़ेगा, अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे तो भी चलेगा, क्लियर है, ठीक है। अगेन फॉर्मल लेटर में आप हमेशा सिंसियरली से एंड कीजिए, और इनफॉर्मल लेटर में आप अपने जिसको भी लिख रहे हो उसके हिसाब से योर्स लविंगली यूज कर सकते हैं, योर्स फेथफुली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आप फॉर्मल लेटर्स में हमेशा सिंसियरली यूज कीजिए, और इनफॉर्मल लेटर्स के क्लोजिंग में आप एज पर द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद दैट पर्टिकुलर पर्सन यू कैन यूज एनीथिंग लाइक योर्स फेथफुली और योर्स लविंगली व्हाटएवर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट पीपल, ठीक है। ये तमाम चीजों को अगर आपने संभाल लिया तो आधे से ज्यादा मार्क्स उधर ही मिल जाएंगे, ठीक है। आपको भाई साहब इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए 2-4 सेंटेंसेस और लिखने हैं, तो ले देकर जितना आपका स्किल लगता है ये 2-3 लाइन में ही लगता है, ठीक है। द बेस्ट ऑफ योर स्किल्स विल बी एम्प्लॉयड हियर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा कुछ लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन जेस्चर, किथ एंड किन, ये सब शायद आप ना यूज करें। आप अगर सिंपली जो लिखना है वही लिख रहे हैं, जैसे अगर किथ एंड किन की जगह पे आपने सिर्फ फैमिली लिखा, ठीक है, तो भी चलेगा भाई साहब, ठीक है। अगर भाई साहब ह्यूमन जेस्चर की जगह पे आपने सिर्फ लिखा कि इट्स अ ग्रेट ह्यूमन एफर्ट, तो भी चलेगा भाई साहब, ठीक है। सो नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है। यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट these 2 or 3 sentences are skillfully written and are written without any grammatical errors, ठीक है, क्लियर है। कंस्ट्रक्शन और सेंटेंसेस में कोई यहाँ पे कमी ना हो। ओके, नाउ वी विल लुक एट द इनफॉर्मल पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे वही लेटर किसी को आप लिख रहे हैं उसी घटना के ऊपर, और जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसको आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन द ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। तो देखिए सिंटैक्स चेंज हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा भाई साहब, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। तो आपका भाई साहब ये हो गया, आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, बर्थ, आपका डेट, ठीक है। ये एक और छोड़कर भाई साहब डियर मनीष, ठीक है, क्लियर है, ओके। I hope this letter finds you in a relaxed mood and after completion of your board exams. So I hope this letter finds you in the best of health and spirits. ठीक है, I know that you will pass with flying colors and wish you all the best for the results. ठीक है, ये लिखें या ना लिखें, हमेशा इसी में क्लोज कीजिए। I hope this letter finds you in the best of health, in the best of health and spirits. बस काफ़ी है, ठीक है। और उसको चलते मतलब उसके लाइफ में घटित हो रहे किसी घटना को आप को रिलेट करके भी इसको क्लोज कर सकते हैं।
ठीक है, आई होप यू आर डन विथ योर एग्जाम्स, और आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, और आई होप यू नो योर बिजनेस इज डूइंग वेल, और आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर वर्क फ्रंट। ये सब चीज़ों से क्लोज कर दीजिए, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, ठीक है। ओके, अभी देखो फिर से आप इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। I saw an ad in the newspaper about a blood donation camp organized by the Lions Club of Pune। सब कुछ आप भाई साहब इंफॉर्मेशन से डाल रहे हैं। The camp is on the 5th of March। अभी आपने ट्यूसडे भी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। At Ferguson College campus from 10 AM to 6 PM, ठीक है। ये सब आप इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए लिख रहे हैं। There is no language skill that is required to construct these sentences। आई रिमेंबर, तो यहाँ से यहाँ तक भाई साहब आपने इंफॉर्मेशन को यूज किया। अभी आई रिमेंबर फ्रॉम वन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस दैट यू हैव AB नेगेटिव ब्लड टाइप। AB नेगेटिव एक थोड़ा सा रेयर टाइप का ब्लड है। आपके आई कार्ड्स में जब आप ब्लड ग्रुप को लिखते हैं, ठीक है, तो उसका लिखने का पर्पस दो है। एक तो इफ यू मीट विद एन इमरजेंसी देन क्विकली वी विल अरेंज फॉर दैट ब्लड, and the second thing is some people have rare blood groups, and when they have rare blood groups they generally keep on getting calls from different hospitals and different medical firms as well for donating blood, ठीक है। जैसे AB नेगेटिव जो है वो आपका रेयर ब्लड ग्रुप है, अगर आपने अपने ID में AB नेगेटिव डाला है तो आपको कॉल्स आएंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल से, ठीक है, फॉर डोनेटिंग योर ब्लड। I remember from one of our conversations that you have AB negative blood type that happens to be the rarest of all blood types in our country, meaning that blood banks must obviously be short of this blood type। तो ब्लड बैंक में भाई साहब इस टाइप का ब्लड शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है। This fact further increases the value of your contribution to the patients or accident victims in urgent need of blood, ठीक है। So I strongly urge you to volunteer for this camp। तो मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि प्लीज वॉलंटियर फॉर दिस कैंप, ठीक है। सो इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आई नो दैट यू हैव वन ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप्स दैट इज AB नेगेटिव एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल एंड ब्रिंग स्माइल्स टू द पीपल और फैमिली whom those of whom are in the requirement of this blood group, ठीक है। तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपको बेसिकली 2-3 लाइन में इस बंदे या बंदी को कन्विंस करना है कि वो ब्लड डोनेशन करे। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इफ अ पर्सन डोनेट्स ब्लड इन 24 आवर्स द अमाउंट ऑफ ब्लड डोनेटेड विल बी रीमैन्युफैक्चर्ड अगेन इन द बॉडी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नथिंग दैट इफ यू हैव डोनेटेड ब्लड यू विल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ ब्लड। Within 24 hours your blood will be newly manufactured in your body and that's good for health, ठीक है। सो मतलब ओकेजनली अगर आप ब्लड डोनेट करें तो वो बहुत अच्छा होगा। ब्लड डोनेशन आपका प्रोहिबिटेड कब होता है? जब कोई पर्सन एड्स से सफ़र करता है, एनीमिया से सफ़र करता है, कैंसर से सफ़र करता है, या 6 महीने में कभी भी उसको मलेरिया हुआ हो, ठीक है, या जॉन्डिस से सफ़र करता है, हेपेटाइटिस से, ठीक है। तो अगर ये सारे रोग नहीं हैं या पास्ट 6 मंथ्स में उसको कभी मलेरिया नहीं हुआ है या कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज नहीं है, तो दैट पर्सन इज वेरी हेल्दी, फिट एंड फाइन इनफ टू डोनेट ब्लड, ठीक है। और ब्लड डोनेशन से ये सारी चीज़ें आप मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। बाय डोनेटिंग द ब्लड यू विल नॉट बी रनिंग शॉर्ट ऑफ इट एज योर बॉडी will naturally produce that amount of blood in no less than 24 hours, ठीक है। But it can prove a life saving factor for anyone। It might be a very simple thing for you to do, but for a person who is actually threatened for life or a person who is struggling for life, it can be a life changing factor, ठीक है, for both him and his family as well, ठीक है। So I have decided to go there at 11 AM। Let me know whether you plan to accompany me। We can even go and watch a movie after the camp। I shall await your response। मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स के लिए अवेट करूँगा। जनरली जब आप किसी चीज़ को प्रेरित करते हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत उसको मस्का भी मारना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मस्का मारने के लिए मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि लेट्स गो एंड वॉच एन मूवी। अगर आप देखोगे ज़्यादा करके ब्लड डोनेशन कैंप्स में अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो पेन ड्राइव देते हैं, ठीक है, या आपको कुछ मतलब बिस्किट्स वगैरह ऐसा कुछ देते हैं जो अच्छा हो, ठीक है, कुछ एक प्राइस टाइप का आपको दे देते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन मेंशन। तो ये आपका भाई साहब सेम टॉपिक पे आप अगर देखोगे आपने इनफॉर्मल लेटर में भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए लगभग 3-4 लाइनें तो भाई साहब लिखी दी हैं, ठीक है। वही आपको भाई साहब ले देकर 3-4 लाइन ही लिखना है जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस या लैंग्वेज स्किल यूज होता है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट पीपल? ठीक है, ओके, लेट्स लुक आउट फॉर अनदर क्वेश्चन हियर, ठीक है, ओके।
डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. अगेन वी हैव अ टॉपिक ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स. Kalpana Kiran Shah, residing at Geeta Apartments, Srinagar, Nanded, witnessed an accident near St. Lawrence High School, Nanded, where a child fell down and was hurt badly after a hit and run incident. Many people were standing around but did not know what to do. Finally, the child was carried to the hospital by a taxi driver. ठीक है? Okay. तो एक भाई साहब आपका एक फॉर्मल लेटर, अगेन इनफॉर्मल लेटर है. ओके, राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया. अभी देखो इस एक घटना को आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस घटना को हाईलाइट करने के पीछे आपका एक बड़ा मकसद होगा. यू आर यूजिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया विच इज बेसिकली अ नेशनल न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू बेसिकली प्रोपोगेट कि भाई जो एक्सीडेंट हुआ है ये सिर्फ एक लौती घटना नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है. ठीक है, सो आपको यहाँ पे इस घटना को विस्तारित रूप से प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, इट्स लाइक टेलिंग अ शॉर्ट स्टोरी अलॉन्ग विद अ मोरल. ठीक है, इन शॉर्ट अबाउट द इंसिडेंट एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी. ठीक है, तो आपका मुद्दा यहाँ पे घटना नहीं है, रोड सेफ्टी है. घटना एक बेसिकली एग्जाम्पल है. ठीक है, राइट अ लेटर टू योर मदर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स. यहाँ पे आप फीलिंग्स के साथ लिख रहे हैं कि उस बच्चे का क्या हुआ. ठीक है, ये बहुत ही दर्दनाक था. ठीक है, इट वॉज अ ग्रूसम एक्सीडेंट दैट हैज टेकन प्लेस और इट वॉज बेसिकली यू नो सो मच ऑफ ब्लड वॉज लाइंग देयर. इट आई फेल्ट रियली बैड फॉर दैट यू नो बॉय. ये सब आप यहाँ पे इमोशंस जोड़ेंगे. यहाँ पे इमोशंस की जगह पे घटना ज़्यादा जुड़ेगी और घटने का सीक्वेंस ज़्यादा जुड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू यूज दिस इंसिडेंट एज एन एग्जाम्पल to set up a case so that road safety can be encouraged by means of publishing it in a newspaper. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट पीपल. हम ठीक है, तो यहाँ पे पहला आ गया आपका भाई साहब फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में वही देखिए आपका वही सारी चीज़ें रहेंगी. ठीक है, आपका सेंडर्स एड्रेस, आपका डेट एंड देन यू हैव द रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस में अगेन देयर वुड बी नो नेम टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, चर्च गेट, मुंबई. कभी कभी आपको भाई साहब जैसे आप किसी सिडको के ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ डिपार्टमेंट आपको देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जैसे आपका जैसे समझ लो डॉग स्क्वाड के लिए लिख रहे हैं आप. ठीक है, मतलब कुत्तों को पकड़ के लेकर जाइए और कहीं और छोड़ दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे. तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, टू द डॉग स्क्वाड. हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पानी का सप्लाई भी आता है. ठीक है भाई साहब, रोड कंस्ट्रक्शन भी आता है, सब कुछ आता है. तो आप अपने से ही लिख दीजिए टू द डॉग स्क्वाड. ठीक है, और टू द रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट और टू द आरटीओ. तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप. ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब वैसे ही है टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया. अगर कोई न्यूज़पेपर है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं. न्यूज़पेपर में ट्रांसपोर्ट भी होता है, न्यूज़पेपर में भाई साहब कोई एडिटर भी होता है, न्यूज़पेपर में ऐड भी होते हैं. तो ये सारे तमाम चीज़ों से हमको नहीं लेना है, हमको एडिटर को लेटर लिखना है. ठीक है, ओके. So again, you will be using the first two lines just to share your information. I, Kalpana Shah, reside in Nanded. I am writing to you to request that you print an article in your esteemed newspaper about the importance of road safety. या आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो ये हो गया आपके दो लाइन सिर्फ इंफॉर्मेशन पे. Yesterday on my way to work, I saw that a small boy was run over by a car near St. Lawrence High School, Nanded. It was horrifying to see the driver of the car didn't even stop to check whom she had injured. ठीक है, despite the speed breakers on either side of the school gate, a lot of people regularly speed through the lane. This endangers the lives of the children who walk to and fro from the school. यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ऐसा एक सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं जैसे थ्रू द एस्टीम कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द रोड सेफ्टी मेजर्स दैट वी कैन ऑल टेक. ठीक है, टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ ड्राइविंग दैट वी कैन ऑल इंश्योर वाइल वी आर ऑन द रोड. ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं. ठीक है, थ्रू द एस्टीम कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन. और मतलब देखो एस्टीम कॉलम्स आप क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप उस न्यूज़पेपर की तारीफ कर रहे हैं, आपको उससे कुछ काम चाहिए, है ना. यू वांट द आर्टिकल टू बी प्रिंटेड सो दैट पीपल वुड बी अवेयर ऑफ द रोड सेफ्टी मेजर्स. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आपने एक घटना बताई भाई साहब. ठीक है, घटना में आपने बताया कि येस्टरडे देयर वाज अ मिसहैप दैट अकर्ड एंड दिस वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल.
I would therefore like to request you to print an article in your esteemed newspaper highlighting the importance of road safety, warning reckless drivers to be cautious and guiding pedestrians on how they can ensure their safety. ठीक है, तो भाई साहब रेकलेस ड्राइवर्स और हिट एंड रेन केस तो अभी भाई साहब आपका लॉ बन गया है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। हिट एंड रेन केस अगर आपका होता है अभी तो सीधा आप जेल हो सकती है, ठीक है। सो नोबडी कैन हिट एंड रन एज ऑफ नाउ, ठीक है। I would like to request you to print an article in your esteemed newspaper highlighting the importance of road safety, warning reckless drivers to be cautious and guiding pedestrians on how they can ensure their safety. Thanking you in anticipation, ठीक है। ये हमेशा लिखिएगा भाई साहब अगर आप कोई काम निकलवाना चाहते हैं, ठीक है। और awaiting a prompt response from you, ये भी आप लिख सकते हैं। और awaiting your prompt reply on this, awaiting your prompt action on this, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी इसी बात पे भाई साहब आपको लिखना है एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे आपने लिख दिया सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया डेट, डियर मॉम, ठीक है। मॉम एंड डैड के लिए हम हमेशा में मॉम एंड डैड ही यूज़ करेंगे। अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो सिर्फ उसका नाम यूज़ करेंगे। डियर फ्रेंड साहिल ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड साहिल ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो यू विल जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। ओके, आई होप यू एंड डैड आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट अ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट दैट आई विटनेस्ड येस्टरडे ऑन माई वे टू वर्क। आई विटनेस्ड अ हिट एंड रन एक्सीडेंट। अभी यहाँ पे आपके लिए इंसिडेंट ज़्यादा मायने रखेगा ना कि उसका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, क्योंकि आप किसी अपने के साथ इस बुरे हादसे का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। यू जस्ट डिस्कसिंग इट, ओके। Was severely, where a small boy was severely injured. It was more horrifying to see that none of the people that were standing around knew what to do. Finally, a taxi driver carried the boy to a hospital nearby. I have heard that the boy will make it. Will make it मतलब जिंदा रहेगा, ठीक है। I was shocked to see the uncompassionate nature of the bystanders. यहाँ पे आप किस चीज़ की बात करेंगे? इमोशनल बातें करेंगे, है ना, कि भाई साहब एक कार मार के उसको चला गया है और कोई भी उसको बचा नहीं रहा है, ठीक है। सो अनकम्पैशनेट नेचर ऑफ द बाईस्टैंडर्स, इट वाज अपॉलिंग टू सी हाउ द पीपल फेल टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प टू द लिटिल बॉय विद द एवर इंक्रीजिंग ट्रैफिक। आई होप द अथॉरिटीज टेक सम एक्शन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियंस। मैं से भी आशा ही कर सकता हूँ कि भाई साहब इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है तो अथॉरिटीज़ जो है कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लें ताकि इसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। मॉम विद एक्सीडेंट्स ऑन द राइज all over the country, I would like you and dad to take extra care of yourselves while walking on the road. Take care, ठीक है। Take care, your loving daughter कल्पना, ठीक है। इस तरह से आप भाई साहब एक इनफॉर्मल लेटर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में आपके लिए इमोशंस ज़्यादा मायने रखेंगे, ठीक है। फॉर्मल लेटर में आपके लिए इशू ज़्यादा मायने रखेगा, ठीक है। आपका जो ओपनिंग होगा इनफॉर्मल लेटर में आपका थोड़ा सा कैजुअल ओपनिंग होगा और क्लोज भी थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है, ठीक है। और फॉर्मल लेटर में आपका पर्पस से ही ओपनिंग होगा और पर्पस से ही एंड होगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ पर्पस एंड इट विल एंड विद अ पर्पस एज वेल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग? नो? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।